प्यारे बच्चों, मैं सतीश मौर्य बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब चैनल लर्न विथ एसएम सर में। आज के वीडियो में क्लास 10th के मैथ का जो मैथमेटिक्स का पेपर है यानी गणित का जो पेपर है सन 2022 में जो आया हुआ है बच्चों, मैं उस पेपर को संपूर्ण हल करने जा रहा हूं। 1 शॉर्ट वीडियो में ही पूरा हल करके बताऊंगा बच्चों। और इस बात का विशेष ख्याल रखिए, वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप कलम कापी लेकर रेडी हो जाओ, क्योंकि 2024 में जो आपका मैथ का पेपर होने वाला है, मुझे उम्मीद है 60 से 70% आपका हूबहू क्वेश्चन इसी टाइप के आपके आएंगे। इस पेपर को यदि आप हल कर लेते हो तो मैं समझता हूं कि आप 99% जो है कि आप पेपर अच्छा हल कर सकते हो, अंक को प्राप्त कर सकते हो बच्चों। और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने मित्र साथी ग्रुप में जितने अधिक से अधिक हो आप उसको शेयर करिए बच्चों, जिससे कि ये संपूर्ण हल वहां तक पहुंच पाए, जिससे कि इस साल पेपर का जो संपूर्ण हल देने जा रहा हूं वो सभी बच्चे जो है लाभ उठा पाए बच्चों। तो हम आपको मैं बता दूं पहले कि क्लास 10th का जो गणित का पेपर है वो मैं हल करने जा रहा हूं बच्चों। यहां देख सकते हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2022 में ये पेपर हुआ है बच्चों। और विषय गणित है, सेट नंबर पेपर का 822 RE है बच्चों। संपूर्ण हल करूंगा और यहाँ पर देख सकते हैं 1 शॉर्ट वीडियो, मतलब एक ही शॉर्ट वीडियो में मैं पूरा संपूर्ण पेपर हल को करके बताऊंगा बच्चों। इसलिए वीडियो के साथ जो है आप शुरू से लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि आप संपूर्ण हल की जानकारी कर पाए बच्चों। और चलिए हम आपको बताते हैं। अब धीरे धीरे मैं मेन टॉपिक पर आ जाता हूँ। और बच्चों एक बात विशेष ख्याल रखिए कि अगर आपको संपूर्ण हल अगर आपको समझ में अच्छा आता है तो आप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिए मत। इसके साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए और अधिक से अधिक, क्योंकि केवल एक ही सेट का पेपर नहीं, आपको अनेक सेट का पेपर संपूर्ण हल करने के हल जो है कि मैं देने वाला हूं। बहुत सारे अलग अलग सेट जो आपका अनसॉल्व में है सबको हल करके मैं एक एक करके वीडियो आपको डालता रहूँगा, आप तक आसानी से पहुँचता रहेगा बच्चों। तो आप सब्सक्राइब करके वीडियो को दम रखिए, जिससे कि आपका जो भी वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ और जो भी डालें वो आप तक आसानी से पहुंच सके बच्चों। चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से पेपर आप हल करोगे बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपका जो बोर्ड का पेपर होता है 3 घंटे 15 मिनट का होता है बच्चों। और आपको प्रयास ये करना है कि 2.5 से पौने 3 घंटे के बीच आपको पेपर संपूर्ण कर लेना है। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों। सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प छांट कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। बच्चों आपको किसी को एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिए हैं, आप हल करके आप बताएंगे कि 4 में से कौन सही है। यहाँ पे देखो पहला 1 का क क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं दिया गया है कि लसा 132 का मा 288 का 3168 है। तो इसमें कह रहा है कि मौसा इतना का कितना होगा। तो बच्चों मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ 1 का क। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 का क जो मैं करने जा रहा हूँ बेटा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 का क कैसे करना है। पहले हम आपको बता दूं 1 का क। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्वेश्चन पहले तो मैं लिख दूं यहाँ पे कि आपका जो हल नंबर है बेटा, हल नंबर जो है वो हमारा 1 है, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है, मैं 1 का जो क नंबर का क्वेश्चन है उसको मैं हल करने जा रहा हूँ, ठीक है। हल करूँगा फिर उसके बाद आपको हम ऑप्शन के बारे में बताऊँगा कि कौन सही है कौन क्या है। चलिए अच्छा, हमारा जो नंबर दिया हुआ है हमारे पास 2 नंबर है, एक है 132 है। तो अब आप करेंगे क्या, पहली संख्या का लघुत्तम विधि से गुणनखंड कर लीजिए। तो 132 का लघुत्तम विधि से गुणनखंड करिए तो आपका 2 छक्का 12 हो जाएगा, 1 2 छक्का 12, फिर 2 से ले जाइए तो 2 तिहाई हो जाएगा 6, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। और फिर आप 3 से ले जाइए 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 हो जाएगा। फिर 11 से ले जाइए तो आपका 11 एक बार में कट जाएगा। यानी इसको अगर हम 132 का अगर हम करते हैं, जैसे लसा अगर निकालना है तो फैक्टर करूँगा तो 2 का स्क्वायर और
2 का स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद हमारा जो रिजल्ट आ रहा है इंटू 3 इंटू 11 होगा। ठीक है, उसके बाद 288 है, तो मैं अगर 288 का लघुत्तम विधि से अगर गुणनखंड करूँगा बेटा, तो आप देख सकते हो कैसे करेंगे इसको। 288 है, आप देख सकते हो कि इसका 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर 2 से ले जाइए 2 सत्ते 14, 2 दूनी की 4, फिर 2 से ले जाइए 2 तिहाई 6, और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका 2 छक्का 12 हो जाएगा बेटा, फिर 2 से ले जाइए तो 2 18 36 हो जाएगा, फिर 2 से ले जाइए 9 आएगा, 3 से ले जाइए तो 3 तरीके 9, फिर 3 एकम 3 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे 2 के घाते हम 5 लिखेंगे और गुणा करके 3 का 2 बार गुणा है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, आसानी से हम लोग क्या करेंगे कि इसका मान निकाल सकता हूँ। अगर हम लोग को जैसे अगर लसा मालूम करना है बेटा, लसा, तो लसा बराबर क्या होता है कि 2 पावर 2 है, 2 पावर 5 है, तो बड़ा घात वाले को पहले लिखूंगा, छोटा घात वाला इसमें आ जाता है बेटा। अब देखो 3 का घात 1 है, 3 का घात 2 है, तो 3 का घात 2 लिखूंगा, और जो नहीं मिलता है 11, देखो पहले वाले का फैक्टर है, दूसरे में नहीं है, उसको भी लिखूंगा। तो लिखने के बाद हमारा रिजल्ट जैसे 2 के घाते 5, यानी हमारा ये 32 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, इंटू 11 आ जाएगा बच्चों। और जब हम इसको गुणा करेंगे, लसा में जब गुणा करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आ जा रहा है 3168 आएगा बच्चों। तो ये हमारा लसा हो गया। हमें ज्ञात करना है मसा। तो मसा ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, देखो 2 का स्क्वायर का मतलब 2 का गुणा 2 बार, तो 2 का गुणा 2 बार तो इसमें भी है, तो कम घात वाले को इसमें भी है, इसमें भी फैक्टर है, तो हम 2 स्क्वायर कामन मसा में उतारेंगे। इंटू देखो 3 एक बार गुणा है, यहाँ 2 बार है, तो कामन गुणा कितने बार मिल रहा है, 1 बार मिल रहा है। 11 तो पहले में है, दूसरे में नहीं है, तो वो हमारा नहीं हो सकता। तो 2 का स्क्वायर 4 लिख दूंगा, 3 और गुणा करा दीजिए तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा बच्चों। तो हमारा मसा कितना आ गया, तो मसा हमारा 12 आ गया। तो बच्चों अगर हम आपको बताएं कि यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा पहला में देखो 12 है, चौथा है, क का चौथा क्वेश्चन सही है, चौथा ऑप्शन सही है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे आंसर लिखते समय हम लिखूँगा, कैसे लिखेंगे, जवाब कैसे देंगे, तो यहाँ पे मान लो हमने लिख दिया आंसर। आंसर में आप बताओ पहला क्वेश्चन है, पहला का क क्वेश्चन है, ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन हमारा चौथा सही है, आई भी। चौथे ऑप्शन में वैल्यू कितना है, 12 है बच्चों। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो पहला जो ऑप्शन क्वेश्चन था वो आपको मैं बता चुका हूँ। पहला क का चौथा ऑप्शन सही है जो 12 है बच्चों, देख सकते हैं। अब चलिए हम आपको जो अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ बच्चों, वो कहीं न कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको हम बताते हैं कि दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे आप। अब आपको क्वेश्चन नंबर हमारा जो 1 है, 1 का ख मैं हल करने जा रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखिएगा कैसे इसको हल करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर मैं हल करूं तो आप देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मैं लिख सकता हूँ कि मेरा हल मेरा दिया हुआ है। बच्चों ध्यान से देखते रहिए, मैं क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से इजी लैंग्वेज में आपको मैं हल करके बता रहा हूँ। ये द्विघात समीकरण लिख चुका हूँ। विविध कर का मान निकालने के लिए ABC का मान चाहिए बच्चों, तो यहाँ पे लिखूँगा उक्त समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, और जैसे ही तुलना करेंगे बच्चों तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक a का होता है, a का मान 3 मिलेगा, b का मान -6 मिल जाएगा, c का मान हमारा 4 हो जाएगा। विविध कर का मान निकालना है तो d बराबर फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है बच्चों। b स्क्वायर मतलब b का मान -6 है, स्क्वायर कर दीजिए, 4, a का मान है 3 और c का मान है 4। अब देख सकते हैं -6 का स्क्वायर 36 कर दीजिए, -4 तिहाई 12 चौक 48 हो जाएगा बच्चों। और इसमें अगर आप घटाएंगे तो आप 8 में से 6 को घटा दीजिए 2, 4 में से 3 को घटा दीजिए 1, ये माइनस का हो जाएगा। यानी विविध कर का मान जो बच्चों हमारे लिए जो फाइनल जो वैल्यू बना वो आप देख सकते हैं कि हमारा d बराबर -12 हुआ।
अब आपको आंसर अगर बताना है तो बच्चों कैसे बताओगे? तो आंसर हमारा हो जाएगा, पहला का क्वेश्चन नंबर ख है, और आपको मैं बताऊं कि क्वेश्चन नंबर ख में कौन सा ऑप्शन सही है भाई? 1 का ख। जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 का ख में हमारा देखो -12 आ रहा है ना, तो हमारा तीसरा सही है। ख का जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है बेटा, ये हमारा सही है, ठीक है। तो आपका पहला का ख में 3rd नंबर का जो ऑप्शन है बच्चों, वो हमारा सही है। वो आया कितना, ये देख रहे हो ना, -12 जो 3rd में दिया हुआ है बच्चों, ठीक। अब आपको हम लेकर चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन भी आपको मैं बताने जा रहा हूं बच्चों, ध्यान से आप देखते रहिए हल को। जैसे क्वेश्चन नंबर जैसे हमारा है ग, 1 का ग, बिंदुओं ए का निर्देशांक -4 2 है तथा बी का निर्देशांक 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु पी का निर्देशांक a/8, 4 है, तो ए का मान ज्ञात करना है बच्चों। तो बहुत ही सिंपल है, आपको हम 1 का ग जो है हल करने बताने जा रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो कि हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है, 1 का क्वेश्चन नंबर जो ग है, ठीक है, 1 का क्वेश्चन नंबर जो ग है उसको मैं हल करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। इस पहले बिंदु का निर्देशांक बच्चों दिया हुआ है -4, 2 दिया है। दूसरे बिंदु का निर्देशांक दिया है बच्चों 5, 6। इसके बीच में कह रहा है कि एक बिंदु हमारा है P, जिसका निर्देशांक दिया है a/8, ये आपका दिया हुआ है a/8, दे रखा है 4, ठीक है बेटा। तो यहाँ ये मध्य बिंदु है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि AB का मध्य बिंदु क्या है? P है। तो इसका जो x निर्देशांक होगा यानी a/8 जो होगा x1 + x2 बटा 2 के बराबर होगा। तो x1 का मान है -4 प्लस हमारा जो x2 का मान है 5 है, बटा 2 कर देंगे। तो बेटा यहाँ पे देखो 5 में से 4 को अगर मैं घटाऊंगा तो बचेगा 1/2। a का मान निकालो, 8 भाग में जाकर गुणा करेगा तो 8/2 हो जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, यानी a का मान हमको 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अब देखो कि हमारा जो है एक ग में कौन सा ऑप्शन सही है। देखो हमारा कौन सा मान आ रहा है, 4 आ रहा है ना, देखो 4 आ रहा है। तो मैं दिखा सकता हूँ ग का चौथा जो ऑप्शन है वो सही है बेटा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर आया कौन सा भाई, तो हमारा पहले क्वेश्चन का जो ग नंबर का क्वेश्चन है वो ऑप्शन हमारा जो 4 दिया हुआ है, 4 ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन में आंसर कितना दिखा रहा है 100, तो मतलब 4 दिखाई दे रहा है। तो 4, आप ए का मान 4 हो गया बेटा, ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक। अब आपको हम बताने जा रहा हूँ 1 का घ कैसे हल करोगे। चलो मैं आपको ब्लैक से लिखता हूँ 1 का घ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा ये घ हो गया। और चलिए मैं इसको पहले हल करूँगा, उसके बाद हम आपको बताऊँगा। ये हमारा जो ऊपर वाले का क्वेश्चन है उसका एक प्रकार का ये आंसर है बेटा, आंसर है, ठीक। चलो हम आपको बताता हूँ 1 का घ। पहले हम प्रश्न पढ़ूंगा बेटा, उसके बाद हम आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन, और ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पे देखो यदि त्रिभुज कह रहा है PQR में PQ बराबर इतना दिया है सेमी, PR बराबर 12 सेमी, QR बराबर 6 सेमी, तो कोण Q है। तो भाई इसमें 120 अंश 90 अंश तमाम एंगल दिया हुआ है। अब देखना है कि भाई इसमें जो कोण Q कितने अंश हो सकता है। तो बेटा अगर देखा जाए तो मेरा जो दिया है, पहले हम उस मान को अगर लिखना चाहें तो देखिए कैसे लिखेंगे। कह रहा है त्रिभुज PQR, ठीक है, मैंने लिख दिया। इसमें कुछ वैल्यू दिया हुआ है, कह रहा है PQ भुजा का जो मान है 6√3 है, इतना सेमी है बेटा। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। ये PR बराबर कितना है, तो 12 सेमी दिया हुआ है, और उसके बाद QR का भी मान दे रखा है। तो अगर हम QR की बात करें तो कितना है, तो QR हमारा 6 सेमी है बेटा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा देखना है कि भाई हमें बताना है कि वास्तव में कोण Q जो है कितने अंश होगा। तीनों भुजा दिया है तो दो छोटी भुजाओं का वर्गों का योग करके देखिए कि क्या आ रहा है। तो ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये सबसे बड़ा लग रहा है।
तो ये काम करिए, यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर प्लस आप कर दीजिए यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर। तो पी क्यू का मान कितना है बेटा 6√3 है, इसका स्क्वायर कर दो। क्यू आर का मान देखो बेटा कितना है 6 है, स्क्वायर कर दो। अब देखो अंदर जब जाएगा तो 6 का स्क्वायर कितना लिख दोगे 36, और √3 का स्क्वायर कितना लिखोगे 3 लिखोगे, 6 स्क्वायर कितना लिखोगे 36 लिखोगे। अब 36 3 कितना होता है 108 होता है, प्लस 36 हो जाएगा। इसको अगर जोड़ दिया जाए तो 144 हो जाएगा, मतलब 144। इसको पूर्वर्ग के रूप में लिखो तो 12 का स्क्वायर। 12 कौन सी भुजा की माप है पी आर का है, तो यहाँ पे लिख दो पी आर का स्क्वायर। ठीक है बेटे। तो अब सोचो कि अगर मेरा दो छोटी भुजाओं का वर्गों का जो योग होता है बेटा, वो अगर हमारा बड़ी भुजा के अगर वर्ग के बराबर हो गया तो इसके मतलब पाइथागोरस प्रमेय जो समकोण त्रिभुज में है वो संतुष्ट कर लिया। तो अब यहाँ सोचना है कि अगर इस तरह से मैं आपको त्रिभुज बना दूँ और कहूँ कि भाई ये P है मेरा, ये Q है, ये R है, तो अगर आपको पता चले तो PR क्या है, PR हमारा ये सबसे बड़ी भुजा है। तो सबसे बड़ी भुजा पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट कर लिया। सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण हम लोग जानते हैं 90 डिग्री होता है बच्चों। तो बताओ PR के सामने का कोण कौन सा है, Q है, कितने डिग्री 90 डिग्री। तो यार आप समझ सकते हो कि कोण Q हमारा कितना हो गया 90 अंश हो गया बेटा। अब आपसे मैं बोलूं कि बेटा अब बताओ कि आंसर कौन सा ऑप्शन को टिक मारना चाहिए। चलो अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर जो घ है, घ में देखो 90 अंश यहाँ दिया हुआ है ना। अब 90 अंश हमारा सही हो जाएगा जो कि घ का दूसरा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसके बाद घ क्वेश्चन है, और घ क्वेश्चन का जो सेकेंड नंबर का जो ऑप्शन है बेटा सही है। तो सेकेंड नंबर में कितनी वैल्यू दिया है 90 डिग्री। इस तरह से बेटा आप देख सकते हो कि आपका आंसर फाइनल हो जाता है। ठीक, अब उसके बाद घ के बाद आपको हम अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं बेटा। चलिए हम आपको अगला क्वेश्चन पढ़कर आपको बताता हूँ, आप देखें ध्यान से। 1 का अंग कह रहा है यदि cos थीटा बराबर sin थीटा है तो थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री है तो कोण थीटा बराबर होगा। बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे कह रहा है थीटा का मान 0 से अधिक और 90 से कम होना चाहिए यदि cos थीटा बराबर sin थीटा है। तो अब देखा जाए कि भाई इसमें ऑप्शन में कौन सही हो रहा है। अब तो बेटा इसको हल करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो मैं आपको अगला जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा, जो आपका सन 2022 में आया हुआ है, गणित का पेपर है बेटा। तो यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे 1 का अंग नंबर का जो क्वेश्चन है मैं करने जा रहा हूँ। हल करूँगा बेटा पहले, उसके बाद कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन मेरा सही हो रहा है। तो यदि के मतलब होता है कि आप दिया है बेटा cos थीटा इक्वल टू दिया हुआ है sin थीटा। अब थीटा का मान निकालना है तो इंटू में 1 लिख दीजिए बेटा, और उसके बाद इसको ले आइए LHS में। तो cos थीटा बटा क्या हो जाएगा sin थीटा इक्वल टू 1। cos थीटा बटा sin थीटा का जानते हैं ना फार्मूला क्या होता है, cot थीटा होता है इक्वल टू 1। cot कितने अंश का मान 1 होता है, तो cot 45 डिग्री का जो मान होता है बेटे वो आपका 1 होता है। तो cot से cot काट दीजिए तो थीटा बराबर 45 डिग्री हो जाएगा। तो भाई इस तरह से हमको थीटा कितना मिल गया 45 अंश मिल गया। अब बताइए कि इसमें जो मेरा ऑप्शन जो मिला है वो आप देख सकते हैं कि अंग में कौन सा 45 अंश आया मेरा, कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा, अंग का तीसरा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का अंग क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, तो 45 अंश। 45 अंश देखो हमारा थर्ड नंबर पे है, तो यहाँ पे लिख दूंगा थर्ड नंबर। ठीक है, और बगल में कितना आए हैं तो आपका 45 डिग्री आया है। ये हमारा ऑप्शन सही हो गया, यानी अंग का तीसरे नंबर का ऑप्शन सही है बेटा। ठीक, अब आपको हम च बताने जा रहा हूँ। देखो अगर आप ध्यान से अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो निश्चित रूप से ऑप्शन का भी क्वेश्चन आपको सही करने में प्रॉब्लम होगा। इसलिए बेटा मैं यही कहूँगा कि आप जितना भी टाइम बचा है बहुत अच्छे तरीके से आप मेहनत करें। अब हम आपको 1 का च हल करके बताने जा रहा हूँ। अब देखिए च कैसे हल करेंगे, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये बेटा थोड़ा भी ध्यान दे दोगे ना तो आप हल कर ले जाओगे, इसमें कोई दिक्कत ही होने वाला नहीं है। पहले क्वेश्चन पढ़कर हम आपको समझा दें। इसमें देखो कह रहा है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है
तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी रेडियस ज्ञात करना है जिसका परिमाप क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। तो बच्चों वृत्त का जो परिमाप होता है आपको पता है, परिधि की बात कर रहा है 2πr, और कह रहा है वृत्त के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान, तो πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो अब देखो, अब क्या कर सकते हो, अब इसमें देखो दोनों तरफ भाग क्या से जा रहा है, πr से, तो πr से इसमें भाग अगर लगाएंगे तो इधर 2 मिलेगा, πr से भाग लगाओगे तो r मिलेगा, तो r बराबर कितना आ गया 2, यानी r बराबर हमारा 2 मात्रक रिजल्ट आ गया बेटा। ये बता सकते हो कौन सा ऑप्शन सही हुआ। चलो भाई 2 मात्रक आया है, देख लेते हैं। देखो 1 का जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो 2 मात्रक, मेरा पहला ऑप्शन सही है बेटा, इसलिए मैं यहाँ पे आंसर में जवाब में क्या लिखूँगा, पहले तो लिख दूँ, मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 है, और 6 में कौन सा ऑप्शन सही है, तो पहला ऑप्शन सही है बेटा, जिसमें 2 मात्रक आंसर दिया हुआ है। ये हमारा आंसर फाइनल हो गया। ठीक है बेटे, अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ अगला क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाता हूँ। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी खंड कीजिए। कह रहा है क में k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण kx² प्लस का 20x प्लस का 25 इक्वल टू 0 के मूल समान है। मूल समान होने के बाद हमको k का मान निकालना है बेटे। चलिए हम आपको बताते हैं किस तरह से इसको करना है। तो पहले नंबर की हम जो क्वेश्चन हल करने जा रहा हूँ उसको मैं लिख लूँ। क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, यानी इसको तो पहले मैं लिख देता हूँ हल नंबर 2, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का हल है। और इसमें 2 का जो मेरा पहला क्वेश्चन है क, उसको बेटे मैं हल करके आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, एक द्विघात समीकरण इसमें चूंकि दिया है तो मैं दिया है करके लिख लेता हूँ। और द्विघात समीकरण जो दिया है बहुत ही इंटरेस्टेड है, kx² प्लस का 20x 20x है प्लस का 25 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कह रहा है मूल समान है, पहले तो ABC की मान की जरूरत पड़ेगा। आप लिख सकते हैं उक्त समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तुलना करिए, तुलना करेंगे तो x², a का मान कितना हो जाएगा बेटे, k हो जाएगा, b का मान 20 हो जाएगा, c का मान 25 हो जाएगा। अब चूंकि कह रहा है कि मूल समान है, समान है, और जब मूल समान है तो ऐसे स्थिति में हमारा जो विविधकर का मान होता है 0 होता है। फार्मूला जो होता है हमारा b² माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि b की वैल्यू हमारा 20 है और इसका स्क्वायर कर देंगे बेटे -4, a का मान कितना है k और c का मान कितना है 25 बराबर 0 कर देंगे। अब देखो 20 का स्क्वायर जो है बेटा हम कितना लिख सकते हैं, 400 लिख सकते हैं। फिर माइनस लगाएंगे और यहाँ पर देखो 25 चौको 100 और k का गुणा है उसमें, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 100k इक्वल टू 0। अब क्या करिए, ये हमारा 400 इसको इधर ले आइए बेटा, तो ये हो जाएगा 100k, 100 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए तो 4 बराबर k, तो k बराबर क्या हो जाएगा 4। इस तरह से हमारा k का मान आ गया बेटे, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन हम आपको दूसरा का ख हल करके बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का ख कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 डालूंगा, फिर ख डालूंगा, फिर हल लिखूंगा। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है, ज़रा ध्यान से देखिएगा बेटा। यहाँ पे देखिए दे रखा है चित्र में DE समांतर BC है। देखो DE समांतर BC है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। DB 10.8 दिया है, तो DB यहाँ पे हमारा जो है 10.8 सेमी, AE 2.7 सेमी है, तो A से ही 2.7 सेमी है, और EC हमारा 8.8 है, या 8.8 सेमी। AD का मान निकालना है बेटा, बहुत आसान है। हल यहाँ पे हम लोग पहले लिखूँगा दिया है, उसके बाद लिखूँगा, पहले तो मैं फिगर बना देता हूँ बेटे। इस तरह से फिगर है, क्योंकि फिगर बताने के बाद बड़ा आसान हो जाता है समझ पाना। A हो गया, B हो गया, C हो गया, और एक हमारा यहाँ से एक लाइनिंग खींचेंगे जिसको बोलेंगे D, और इसको बोल देंगे E। मान दिया है DB, ये वाली वैल्यू दिया है DB 10.8 दिया है, AE हमारा दिया है AE 2.7,
और ईसी दिया हुआ है 8.1 सेमी, ठीक है, सेमी में दिया हुआ है। एडी का मान निकालना है। तो बेटा यहाँ पे एक बात तो कह रखा है कि यहाँ पे मेरा जो डीई है, डी मतलब समझ रहे हैं, डीई समांतर है कौन से, बीसी के। चलो भाई बीसी लिख देता हूँ। अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि अगर किसी भी त्रिभुज में एक भुजा किसी अन्य भुजा के अगर मान लो से दो भुजाओं को विभाजित करने वाली जो रेखा होती है, अगर बीसी के समांतर अगर है तो निश्चित रूप से इनका अनुपातिक मान समान होगा। तो हम लोग इसका इसके साथ अनुपात, इसका इसके साथ अनुपात बराबर करेंगे। तो आप कैसे लिख सकते हो, तो एडी बट्टा हो जाएगा बेटा डीबी, डीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एई का अनुपात इसके साथ ईसी। अब सबका मान रखिए, एडी हमको नहीं अज्ञात है और इसका मान है 10.8, इसकी वैल्यू एई का मान है 2.7, इसकी जो वैल्यू है ईसी का वो हमारा 8.1 है। अब यहाँ पे करिए क्या कि 10 का ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए तो 10 एडी हो जाएगा, नीचे हमारा 108 हो जाएगा और 10 का ऊपर नीचे गुणा करा दो तो 27/81 हो जाएगा। अब क्या करिए, 27 से कम 27, 27 तिया 81 होता है। तो बच्चों हमारा जो 10 एडी का मान आ रहा है बट्टे 108 हो जाएगा और 1/3। अब क्या करिए कि यहाँ भाग में है जाकर गुणा करेगा तो 10 एडी बराबर हो जाएगा 108/3। अब दिमाग लगाइए कि 3 से काटेंगे तो 36 आएगा। तो एडी बराबर अगर हम मान निकालें तो हमारा 10 एडी बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो एडी बराबर कितना हो जाएगा, 36/10 हो जाएगा। भाग लगाएंगे तो कितना, 3.6 आ जाएगा। मतलब एडी बराबर 3.6 सेमी बेटा आ गया। इतना आप करोगे तब जाकर आपको 1 नंबर मिलेंगे। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, मैं ख लगा चुका हूँ, एडी का मान मेरा 3.6 सेमी आ चुका है। अब देखो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आ गया बेटा। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन तो बहुत आसान होता है। दूसरा का मैं लगाने जा रहा हूँ ग। चलिए दूसरा का ग मैं लगाने जा रहा हूँ, देखता हूँ कि दूसरा का ग क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा मैं पहले डाल दूँ। क्वेश्चन नंबर मेरा है 2 और 2 का क्वेश्चन नंबर जो हम लगाने जा रहा हूँ वो है बेटा ग, ठीक है ना। अब ग क्वेश्चन मैं हल करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यदि जो रहता है ना बेटा उसको दिया है में लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के समझाया कि नहीं आपको। देखिए यदि कोसेक थीटा बराबर 13/5 है तो काट थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। कोसेक थीटा का मान दिया है, बहुत आसान है क्वेश्चन। कोसेक थीटा बराबर आप लिख सकते हो 13/5। बेटा दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये 13/5 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ये हो जाएगा मेरा कोसेक स्क्वायर थीटा और ये 13 में 169/5 25। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 169/25 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर +1 उधर ले जाइए, 169 बट्टा हो जाएगा 25 - 1। तो 25 का इसके नीचे 1 मानकर गुणा करिए तो 169 माइनस हो जाएगा 25 बट्टे हो जाएगा 25। ये आपका घटा दो तो 144/25 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू ये आपका अंडर रूट में 144/25 हो जाएगा बेटे। अब देखो 144 का वर्गमूल 12 निकाल लो, 25 का वर्गमूल 5 निकाल लो। इस तरह से हमें कॉट थीटा का मान आ जाएगा। तो हम आप देख सकते हो बेटा कि आपका जो कॉट थीटा का मान ज्ञात करना था वो हमारा आ चुका है। कॉट थीटा बराबर 12/5। ये हमारा राइट आंसर है बेटा, ठीक। तो आपको मैंने बता दिया दूसरा का ग। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं बेटे। यहाँ पर आपको बता दूं पहले, अगला क्वेश्चन मेरा आ रहा है घ। दूसरा का घ है 8 सेमी त्रिज्या वाले धातु का एक ठोस गोलाकार गेंद को पिघला करके 8 समान आकार की छोटी ठोस गेंद बनाई गई है। प्रत्येक नई गेंद की त्रिज्या ज्ञात करना है। बहुत अच्छा, इसमें छोटी बड़ी 2 गेंद है। तो इसमें
हम लोग करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर जो मैं बताने जा रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 2 का घ है, और इसमें हम आपको बताने जा रहा हूँ हल करके कि किस तरह से आप क्वेश्चन को लगाओगे। तो गोला 2 है बेटा, गोला 2 है, और इसमें कह रहा है कि आपका, तो इसमें पहले हम बड़े गोले की त्रिज्या मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि बड़े गोले की त्रिज्या बराबर कैपिटल R सेमी, और छोटे गोले की त्रिज्या इक्वल टू स्मॉल r सेमी। अब क्या है, हम लोग चूंकि यहाँ पे कहेंगे कि बड़े गोले को पिघलाकर 8 समान आकार की छोटी गोली बनाई जाती है। तो भाई बड़ी गोली का आयतन, 1 बड़ी गोली का आयतन इक्वल टू 8 छोटी गोली का आयतन, गोली का आयतन बराबर हो जाएगा। तो बड़ी गोली का आयतन बेटा फार्मूला जानते हैं ना, 4/3 पाई कैपिटल R का Q हो जाएगा, और इधर 8 गुणते 1 छोटी गोली गेंद का आयतन, तो छोटी गोली का आयतन या गेंद का आयतन एक ही चीज़ है। चलो भाई, इसमें 4/3 पाई स्मॉल r का Q कर दो, 4/3 पाई LHS में भी है, RHS में भी है। तो भाई यहाँ कैपिटल R का Q बराबर मुझे 8R का Q मिल गया। अगर मैं आपसे बोलूँ कि यार इसमें आपको इसमें स्मॉल r की वैल्यू हमको चाहिए, तो इसके लिए तो पहले दोनों तरफ घनमूल ले लीजिए। तो r बराबर हो जाएगा 8 का घनमूल हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा r। तो मुझे चूँकि हमको बड़ी गोली का जो त्रिज्या है हमको मिल चुका है, कितना 8 सेमी, 8 cm है ये। तो यहाँ पे अगर मैं 8 cm अगर यहाँ पे रख देता हूँ, कैपिटल R के जगह पे 8 रख दो, तो बेटे आप देख सकते हो कि ये हमारा हो जाएगा 2R, और 2 आ जाएगा भाग में, तो 8 बट्टा हो जाएगा 2 इक्वल टू R, 2 से काट दो तो 4 आएगा, यानी 4 बराबर R। यानी आप समझ सकते हैं कि हमारा जो छोटी गेंद की जो त्रिज्या है वो हमको मिल गया 4 cm। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा प्रत्येक जो छोटी गेंद है उसकी त्रिज्या कितनी है, 4 सेमी है। ठीक, तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं बेटा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो सभी खंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क में दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हम लोग को सिद्ध करना है बेटा। ठीक, तो क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर आपको हम तीसरा का क बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का जो क नंबर का क्वेश्चन है, चलिए हम हल करके बताता हूँ। सिद्ध करना है कि हमारा जो देख सकते हैं कि 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या है बेटा। बहुत आसान है, इसको पहले सिद्ध करने के लिए ना हम लोग पहले ही मान लेते हैं कि 2 माइनस करड़ी में जो 5 है ना वो a/b के रूप में है, अर्थात परिमेय संख्या के रूप में हम लोग पहले से मान के चलते हैं कि ये परिमेय संख्या है। अब देखते हैं आगे क्या करना है। तो बेटा इसमें आप -√5 2 को इधर लाओ तो a/b - 2 हो जाएगा। ये भी परिमेय संख्या होगा, ये भी परिमेय संख्या में से अगर परिमेय संख्या घटेगा तो ये भी परिमेय संख्या होगा। माइनस से गुणा करा दीजिए तो √5 बराबर 2 - a/b हो जाएगा। ये भी परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं, इसलिए कहा जाए कि √5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन बच्चों ये समझना है कि अगर ये आपका करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है तो निश्चित रूप से हम 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या कहेंगे, एक
परिमेय संख्या है। लेकिन ये देखना है अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम एक कंडीशन लगाएंगे विरोधाभास। विरोधाभास में जब परिमेय माने तो परिमेय आ गया, तो विरोधाभास से जब हम जवाब देंगे तो कहेंगे बेटा कि अतः 2 माइनस √5 एक, यहाँ तक तो आप परिमेय संख्या ही बोलेंगे, नीचे बताएंगे विरोधाभास से जब लेंगे कि अतः 2 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटे, इस तरह से हमारा जो रिजल्ट इसको साबित करना था कि 2 माइनस कड़ी में 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव्ड हो चुका है बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा फाइनल हो गया। कौन सा? तीसरा का क। अब आपको मैं कौन सा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ? तीसरा का ख। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का ख का कहना क्या है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 36 डिग्री अधिक है, तो कोण ज्ञात कीजिए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। चलिए हम बताते हैं आपको, बहुत ही आसान है। संपूरक मतलब आपको पता होगा कि दो कोणों का योग 180 अंश होता है। कितने अंश? 180 अंश होता है बेटा। चलिए हम आपको बताते हैं, बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का ख हम आपको हल करके बताने जा रहा हूँ। पहले मैं ले लेता हूँ माना बड़ा कोण मान लेता हूँ, संपूरक का जो बड़ा कोण है बेटा वो x अंश मान लेता हूँ। छोटा कोण मानता हूँ पहले जो है मान लेता हूँ छोटा कोण बराबर x अंश, और फिर बड़ा कोण बराबर क्या कह रहा है ना, छोटे कोण से 36 अंश अधिक है। अब यहाँ पे हम लोग प्रश्नानुसार जानते हैं बेटे कि संपूरक के दोनों छोटा बड़ा दोनों कोणों का 180 अंश होता है, तो x प्लस 36 बराबर 180 कर देंगे। तो x को जोड़ दो, 2x प्लस 36 बराबर हो जाएगा 180। 2x बराबर ये हमारा 180 माइनस 36 हो जाएगा, और ये घटा दीजिए तो 144 हो जाएगा। अब x बराबर 144/2 कर दीजिए तो आपका 72 आ जाएगा। तो x बराबर 72 डिग्री आ गया। अतः करके बताइए कि संपूरक का छोटा कोण, संपूरक का छोटा कोण बराबर x अंश, x का मान मतलब 72 अंश आया है। अब बता दीजिए संपूरक का बड़ा कोण, तो बड़ा कोण जो होगा बेटा इसमें 72 अंश में आप 36 अंश जोड़ दीजिए, तो आपका 2 और 6 कितना हो जाएगा 8 हैं, और 7 और 3 हो जाएगा 10, 108 अंश आ जाएगा बेटे। इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। ठीक, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब आपको हम बताने जा रहा हूँ अगला भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटे। चलिए हम आपको अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। चलिए भाई, ये हमारा तीसरा का क भी हो गया, ख भी हो गया। अब देखिए ग, बिंदु -4, 6 बिंदुओं -6, 10 और 3, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को यह बिंदु विभाजित करता है, तो किस अनुपात में विभाजित करता है बेटा, ये बताना है। तीसरा का ग जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का मैं ग बताने जा रहा हूँ बेटे। ध्यान से देखिए उसको कैसे करना है बेटे, बहुत आसान है। पहले तो मैं आपको फिगर बनाकर बताता हूँ। ये हमारा ए बिंदु है, ये हमारा बी बिंदु है। ए बिंदु का जो निर्देशांक है वो बता रहा है -4, 6 है। बी का जो यहाँ पे -6, 10 है बेटा, क्या है -6, 10 है। ठीक है, -6, 10 है, और दूसरे का दिया हुआ है 3, -8 है। ठीक, और बीच में एक बिंदु है जिसको देख कहना है कि हमारा -4, 6 है। मान लेते हैं बिंदु P है।
तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे मैं पहले से पेपर को बता देता हूँ, यहाँ पे समझा दूं अच्छे तरीके से। बिंदु -6, 10 देखो हमारा यहाँ पे है -6, 10 पहले बिंदु के रूप में, दूसरा 3, -8 ये हमारा दूसरे बिंदु के रूप में है। अब -4, 6 जो है यहाँ पे हमारा, ये हमारा जो है कहीं ना कहीं इसको विभाजन करता है। तो मान लेते हैं कि m1 संबंधे m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला होता है, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारा बिंदु P m1 संबंधे m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमारे पास अंतर विभाजन के केस में एक फार्मूला होता है, x बराबर फार्मूला होता है m1x2 प्लस हो जाएगा m2x1 होल डिवाइडेड बाई होता है m1 प्लस m2। अब बेटे करिए क्या, इसमें मान रखिए m1 x का मान देखो विभाजन बिंदु का x निर्देशांक -4 है, रख दीजिए। m1 नहीं मालूम है, x2 का मान देखो यहाँ से रख दो 3 और प्लस लगाओ, m2 हमें नहीं मालूम है, x1 का मान कितना है, तो x1 का मान हमारा है -6 रख दीजिए, पूरे के बट्टे m1 प्लस m2, ये रहेगा m1 प्लस m2। अब थोड़ा दिमाग लगाइए कि यहाँ पे ये भाग में आकर गुणा करेगा इसमें, तो हो जाएगा -4 इंटू m1 प्लस हो जाएगा m2, इधर हमारा हो जाएगा 3m1 और ये प्लस माइनस का हो जाएगा ये बेटे माइनस और हो जाएगा 6m2। अब ये गुणा करेगा तो -4m1 -4m2 इक्वल टू 3m1 -6m2 हो जाएगा। अब 3m1 इधर आएगा तो देखो -3m1 और ये -4m1 -3m1, इसको उधर ले जाइए तो -6m2 पहले से है, माइनस का है प्लस आ जाएगा 4m2 हो जाएगा इधर, इसको जोड़ दीजिए तो -6m2 हो जाएगा, नहीं m1 हो जाएगा, और इधर जोड़ घट रहा है यार तो -2m2 हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि m1 बटा m2 जब लिखेंगे, इसको लाओ इधर तो -7 को इधर ले जाओगे तो -2/-7 माइनस का भाग प्लस 2/7 हो जाएगा। यानी अतः आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो भाई, अतः आप जवाब दे सकते हैं बेटा कि m1 रेशियो m2 का जो मान है अनुपात में लिख के दिखा दीजिए 2:7। इस तरह से हमारा जो आंसर है वो हमको अनुपातिक मान बता दिया कि ये बिंदु 2:7 के अनुपात में विभाजित करती है। तीसरा का क्वेश्चन नंबर ग फाइनल हो चुका है बेटे। अब आपको हम अगला जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं कि तीसरा का ग फाइनल हो गया। अब आपको घ बताने जा रहा हूँ। यदि कास अब a माइनस बी बराबर √3/2 साइन अब a प्लस बी बराबर √3/2, तो आपका कह रहा है योग का मान a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन और इक्वल देन 90 डिग्री, a इज ग्रेटर देन b, a बड़ा होना चाहिए b से, a और b का मान ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है, चलिए हम आपको बताते हैं। तीसरा का जो ग के बाद हमारा तीसरा का जो घ आ रहा है क्वेश्चन बेटा, मैं बताने जा रहा हूँ। तीसरा का घ ये आपको मैं हल करके बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है बेटा। इसमें कह रहा है मेरा दिया है, पहले जो यदि में रहता है दिया है में लिख लिया करिए। दिया है cos ऑफ a माइनस बी इक्वल टू √3/2। तो cos कितने अंश का मान होता है, करनी में 3/2। तो बेटा यहाँ पे ध्यान में रखो, ये हमारा जो है ना cos 30 अंश का मान होता है। तो cos से cos काट दीजिए तो हमें a माइनस बी बराबर 30 अंश प्राप्त हो जाते हैं। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। उसके बाद दूसरा कह रहा है साइन ऑफ a प्लस बी, यानी बेटे साइन ऑफ a प्लस बी बराबर दिया हुआ है आपका जो मान, वो है बेटे √3/2। तो हम लोग जानते हैं कि साइन कितने अंश का मान होता है भाई, इतना। तो बेटा ये तो आपको भी पता है, साइन 60 अंश का मान होता है। साइन काट दो, a प्लस बी बराबर 60 अंश। इक्वेशन मान लो सेकेंड, फर्स्ट वाले को इसके नीचे उतार लो तो ये 30 अंश हो जाएगा समीकरण। ये फर्स्ट को उतारे हो। अब यहाँ देखो विपरीत चिन्ह को किस पर करते हैं, जोड़ने पर लिख दो। ये प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, ये 2a और इसको जोड़ दो तो 90 अंश हो जाएगा बेटे। अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे 2a बराबर 90 डिग्री, तो बेटा a का मान निकाल लेते हैं। 90 डिग्री बटा क्या हो जाएगा 2, यानी 45 डिग्री, यानी a बराबर हमको 45 अंश मिल गया। a का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। तो a का मान जो है समीकरण फर्स्ट में रखने पर
जैसे ही बेटा समीकरण फर्स्ट में रखेंगे ना तो आप देख सकते हो b का मान मिल जाएगा। फर्स्ट में हमारा a माइनस बी बराबर 30 अंश है, तो a माइनस बी बराबर 30 अंश है और a का मान हमको मिला हुआ है, हमारा जो मान a का मान मिला है 45 अंश मिला है। कितने अंश? 45 अंश मिला है। चलो भाई देखते हैं। तो a का मान 45 डिग्री लिख दें और माइनस का b इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। अब ये 45 अंश हो जाएगा बेटे, और 30 अंश को इधर ले आओ तो माइनस 30 अंश हो जाएगा, इधर प्लस भी हो जाएगा। तो b बराबर 45 में से 30 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 15 अंश हो जाएगा। तो हमें बेटे मिल चुका है मान a बराबर 45 डिग्री और b का मान क्या मिला है बेटा? 15 अंश मिला है। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो इस समीकरण में a और b का मान जो ज्ञात करना था वो बहुत आसानी से हमको मिल गया है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं a बराबर 45 अंश, b बराबर आपका 15 अंश है बेटा। ठीक, अब आपको हम आगे ले चलता हूं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के क्वेश्चन है बेटा। अब देखो चौथा का सभी खंड कीजिए। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की संख्याओं का 165 और 255 का मौसक ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो 99% विद्यार्थी नहीं कर पाते हैं। यूक्लिड एल्गोरिथ्म के नाम आते ही सभी का होश उड़ जाता है कि आखिर मैं करूं कैसे। तो देखो बेटा, हम इसको बहुत आसान तरीके से हम आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से एकदम वीडियो से कंटिन्यू बने रहिए। और मैं कोई भी क्वेश्चन को कठिन तो लगने ही नहीं दूंगा कि ये कठिन भी है, और सारे समझ सकते हैं। 2022 में आया हुआ है क्वेश्चन, तो आप समझ सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर चौथा का क लगाने जा रहा हूँ बेटे। क्वेश्चन नंबर 4 का क हल करने जा रहा हूँ। हमारे पास कह रहा है 2 नंबर है। एक नंबर दिया है 165 और दूसरा नंबर दिया है बेटे 255 255। पहले इसमें कंफर्म करिए कि कौन बड़ा कौन छोटा है। तो हमारा 255 इज ग्रेटर देन 165 है, तो डिवाइड मेथड से निकालिए। तो बड़ा नंबर को यहाँ पे लिखना है, छोटे नंबर से भाग लगाना है बेटा। 165 एकम 165। अब इसको घटा दीजिए, 5 में से 5 घटाओ 0, 15 में से 6 अगर जाएगा तो 9 बचेगा, ये 1 में से 1 गया तो 0। अब देखो, अब क्या करना है कि इतना आने के बाद अगला काम क्या करना होता है कि फिर यहाँ पे इस तरह का लाइनिंग आप भाग का चिन्ह लगाकर ये जो बड़ी नंबर, इससे बड़ी नंबर जो ऊपर दिख रहा है उसको यहाँ उतारते हैं। ठीक, अब 90 का भाग लगाओ तो 90 में एक ही बार जाएगा, तो 90 एकम 90 हो जाएगा। घटाओ, 5 में से 0 जाएगा 5 हो जाएगा। 16 में से 9 घटा दो तो 16 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा? 7। अब क्या करना है कि अगला 90 में भाग लगाना होगा। तो 90 में 75 एकम 75। ठीक है, तो यहाँ पे शेष कितना आ रहा है? 15। 15 में फिर 75 में इससे भाग लगाओ। ठीक, देख सकते हो बहुत आसान है। अब देखो 15 का टेबल पढ़ो, 15 25 75। शेष जैसे ही 0 आता है बेटा, ठीक, शेष जैसे ही 0 होता है, यहाँ वाला जो वैल्यू होता है वो हमारा मस हो जाता है। यानी मैं लिख सकता हूँ मस बराबर 15। देख सकते हैं आंसर मेरा आ चुका है बेटा। ये एल्गोरिथम मेथड से हमने निकाल चुका है मस का मान 15। ठीक, ये भी 2 नंबर का देखो कितना आसान क्वेश्चन था, हल हो गया। अब आपको हम बताने जा रहा हूँ चौथा का ख। x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 1, 2, 0, 0 तथा x, y संरेखी है। संरेखी है, संरेखी का मतलब कि इन बिंदुओं से बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हमारा 0 आना चाहिए। अगर संरेखी है तो भाई देखना ये है, बड़ा इंटरेस्टेड बात बोला है। पहले तो मैं जो 3 बिंदु दिया हुआ है बेटे, मैं इन बिंदु को लिख लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा जो पहला पॉइंट्स है इसमें तो मैं पहले क्वेश्चन नंबर डाल दूँ। चलो मैं इसी से डाल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का ख है बेटा, और चलिए मैं हल करके आपको हम बताते हैं। 3 बिंदु दिया है, तो यहाँ दिया है लिखूँगा। दिया है में क्या है? 3 बिंदु दिया हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट जो दिया है उसको ए मान लेता हूँ, 1, 2 दिया है बेटा। दूसरा जो बिंदु है वो दिया है 0, 0, और तीसरा जो बिंदु सी है वो x, y दिया है।
चूंकि इसका कहना है कि ए बी सी संरेखी बिंदु है, संरेखी है, तो संरेखी होने का मतलब एक ही रेखा पर है, तो एरिया या जो ए बी सी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो होगा 0 आना चाहिए। तो इसमें फार्मूला 1/2 मॉड का चिन्ह लगाइए, फार्मूला होता है x1 इंटू y2 माइनस y3 होता है बेटा, फिर x2 फिर y3 माइनस y1 होता है, प्लस x3 इंटू होता है हमारा y1 माइनस y2, मॉड को बंद करिए, इक्वल टू 0 लिखिए। अब देखिए करना क्या है, 1/2 मॉड लगाइए, x1 का मान देखिए 1 है, 1 लिख दीजिए, y2 का मान देखो 0 है, 0 लिखो, माइनस y3 का मान देखो y है तो y लिख दीजिए, प्लस करके x2, यहाँ पे x2 है, x2 का मान कितना है 0 है, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1 है, y3 कितना है y है, और y1 देखिए इसमें आपका कोटि 2 है, प्लस हो जाएगा। अब वहाँ पे x3 आ रहा है, x3 में क्या लिखोगे, x3 की जगह पे x लिखूँगा, फिर y1 माइनस y2 तो 2 माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है, मॉड लगा दीजिए, इक्वल टू 0 कर दीजिए। अब क्या करिए कि ये 1 तो छुप जाएगा, 0 माइनस y मतलब फाइनल y मिलेगा, 0 इंटू होने की वजह से ये पद पूरा 0 हो जाएगा, और ये 2 माइनस 0 मतलब 2x में गुणा कर देगा तो ये 2x हो जाएगा, और ये इतना इक्वल टू 0 हो जाएगा। 1/2 देखो पूरे का इंटू में है, गुणा में है, अगर RHS में ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 2x हो जाएगा, 2x माइनस y, और ये हमारा जो रिज़ल्ट है बेटे, मॉड हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा 2x माइनस वाई बराबर 0, ये हमारा x और y के बीच संबंध आ गया, ये हमारा क्या हो गया बेटे आंसर, समीकरण के रूप में रिलेशन प्राप्त हो गया है, ये आपका आंसर हो गया। अब आपको हम अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ग है। देखने से भले ही आपको कैसा भी लगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान होता है बोर्ड का, लेकिन जब तक आप रिवीजन और अच्छे तरीके से तैयारी अगर नहीं किए रहेंगे बेटा, तो मेरा मानना है कि सवाल लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप जो भी मैं संपूर्ण अनसॉल्व्ड पेपर जो हल करा रहा हूँ 2022 का, वो आप अच्छे तरीके से और बार बार तैयार करिए, क्योंकि 60 से 70% आपके बोर्ड में आ जाना है। तो 2 काट 15 अंश बटा दिया हुआ है 10 75 अंश, और माइनस 2 साइन दिया हुआ है 30 अंश, और आगे दिया हुआ है मेरा कॉट 45 डिग्री, और इंटू नीचे आपका दिया हुआ है सेक हमारा 60 अंश है बेटा, ठीक। अब इसको हल करना है, इसका मान ज्ञात करना है, मान निकाला जाए तो हो जाएगा 2 तो लिखेंगे, काट 15 अंश को क्या मैं इसको काट आप 90 अंश माइनस 75 अंश लिख सकते हैं। नीचे हमारा क्या हो जाएगा 10 75 अंश बेटा, और यहाँ पे मान रखिए 2 इंटू साइन 30 अंश का मान 1/2 का 45 अंश का मान 1 हो जाएगा, सेक 60 का 60 अंश का मान 2, तो सेक 60 का मान हो जाएगा 1/2, क्योंकि का 60 अंश का मान 1/2, तो इसका जस्ट उल्टा कर देंगे इतना हो जाएगा, तो 2 से 2 काट दीजिए, 2 हो जाएगा, काट आप 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है 10 थीटा, यानी 10 75 अंश में भी आ गया, 10 75 अंश नीचे भी आ गया, और ये हमारा माइनस का 2, ये वैल्यू इससे कट जाएगा बेटे, 2 माइनस 2 घटा दो तो 0 आ जाएगा, यानी हमारा ये क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक। अब आपको हम आगे की बात करेंगे, अगला जो हमारा 4 का क्वेश्चन ग फाइनल हो चुका है बेटा। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 का घ करने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो हल को समझिए बेटा ध्यान से। इसमें हम आपको बताएं, पहले तो मैं एक कॉलम खींच लूँ, उसके बाद आपको हम समझाता हूँ। पहला मेरा कॉलम वर्ग अंतराल के लिए बन के तैयार हो गया, दूसरा कॉलम जो है कि हमारा बारंबारता, अगला वाला में हम संचयी बारंबारता दिखा देंगे। उसके बाद हम करेंगे क्या कि यहाँ पर, हालांकि मेरा मानना है कि मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा संचयी बारंबारता का, तो हम क्यों ना 2 ही कॉलम से काम चलाते हैं, ठीक है, यहीं तक के काम चलाते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे लिखूँगा वर्ग अंतराल, ठीक है, और इसमें लिखूँगा बारंबारता, इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा हम लोग को वर्ग जो है। अब यहाँ पर देखो बच्चों,
संचयी बारंबारता निकालना नहीं पड़ेगा बहुलक के लिए, बहुलक ज्ञात करना है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे, ये दोनों कॉलम बना लिए, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, वर्ग अंतराल में 2 2 जोड़ने से मिल रहा है 11 तक जाएंगे। तो बेटा 1 से 3, 3 से 5 और 5 से 7 और 7 से 2 जोड़ दीजिए 9, 9 से कितना 11, बस इतने ही रुक जाना है। यहाँ पे बारंबारता दिया हुआ है 6, फिर दिया है 8, फिर दिया है 2, फिर दिया है 3, फिर दिया है 1। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम लोग योग कर लेते हैं। ठीक है ना, योग में हमारा जो दिया हुआ है वैल्यू योग के लिए, लेकिन चलिए हम आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। योग भी करना जरूरी नहीं है, इसमें देखना ये होता है बहुलक में कि सबसे अधिक बारंबारता कहाँ है। तो सबसे अधिक बारंबारता 8 है, तो इसको सबसे अधिक जो बारंबारता होता है उसको मान लिया जाता है F1 का मान है, और ये वाला जो है हमारा बारंबारता वर्ग हो गया। तो यहाँ से मुझे L का मान मिल जाएगा, L का मान कितना 3 मिल जाएगा। और ध्यान में रखो इसके ऊपर वाला मान जो होता है बेटे ये F0 का होता है मान। ठीक है, F0 का मान होता है, और नीचे वाला जो मान होता है वो F2 का मान होता है। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि हमारा सारा मान मिल चुका है। L बराबर 3 हो गया, F1 का मान हमारा 8 है, F0 का मान हमारा 6 है, F2 का मान हमारा 2 है। ठीक, और इसमें आपको ये देखना है कि अगला जो हमारा H वर्ग का माप H की जो वैल्यू है 2 2 जोड़ने से अंतराल में अंतराल उच्च निम्न सीमा उस सीमा के बीच हमारा 2 का अंतर है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। अब क्या है, फार्मूला बस लेना है और ये आंसर एकदम धड़ाक से आ जाएगा। तो बहुलक बराबर फार्मूला होता है बेटे L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और पूरे के इंटू में H रहेगा। अब देखो L का मान कितना लिख दें, तो 3 लिख दीजिए। F1 का मान कितना, तो 8 है, 8 लिखिए, माइनस F0 कितना है 6 है, लिखिए 2F1 2 गुणते F1 का मान बेटा 8 है, 8 लिखो, माइनस F0 का मान 6 लिखो। ठीक है, और माइनस F2 का मान कितना है 2 है। अब इसमें करिए क्या, H का मान डाल दीजिए, H का मान कितना है, तो H का मान 2 है। अब आपको देखना है कि ये 3 हो गया, 8 में से 6 को घटा दीजिए तो 2 हो गया, 8 दूनी की 16, और ये हमारा हो जाएगा माइनस का 8, और ये हो जाएगा मेरा 2। तो ये 3 प्लस 2 दूनी की ये 4 कर दीजिए, और ये घटा दीजिए तो 8 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2। तो 3 और 1 ये प्लस कर ही लिखेंगे बेटा, और ये हमारा जो प्लस करके क्यों, यहाँ पे कटने के बाद मेरा जो रिजल्ट आ रहा है 3 + 1/2 आ रहा है। तो 3 दूनी की 6 और 1 जोड़ दीजिए 7/2 यानी 3.5। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो बहुलक है ये बहुलक है बेटा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये बहुलक मैं लिखा हूँ, बहुलक बराबर हमारा है। ठीक है ना बेटे, तो बहुलक का मान हमारा जो है यहाँ पे मिल चुका है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अतः करके बता दूं कि हमारा इस क्वेश्चन का जो बहुलक जो आया है वो बहुलक 3.5 आया है बेटे। तो भाई इस टाइप का जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं कि मैं बहुलक ज्ञात कर चुका हूँ। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेशन मैंने किया है, और यहाँ पे हम इसको ये आंसर को थोड़ा सा मैं घेर देता हूँ। और बच्चों अगला क्वेश्चन जैसे आपने देख लिया, चौथा का घ में बहुलक कितना आ गया 3.5। अब आपको हम अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा घ हो चुका है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5वां का शुरू करना है ना, 5वां का मुझे क बताना है। ठीक है, पहले समझा दूं, चित्र में ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है, AB समांतर DC है, और समांतर भुजाओं AD और BC पर क्रमशः E और F इस प्रकार स्थित है कि EF जो है कि भुजा AB के समांतर है। दर्शाइए कि AE/ED = BF/FC होता है। बहुत ही ABCD देख रहे हैं ना बेटा, ABCD और EF हमारा यहाँ है। मैं इसके आकृति को बना देता हूँ। देखिए ये हमारा हो गया देश, इसके फिगर को मैं बनाने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, 5वां का क है। क्वेश्चन नंबर 5 का क मैं बताने जा रहा हूँ बेटे, ध्यान से देखते रहिए। और
इसका नामांकन कर देता हूँ ए बी सी और ये डी हो गया। एक लाइन और ऐसे खींचूंगा जो हमारा ये समांतर है ई एफ। तो किसके समांतर कह रहा है कि चित्र में ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज है। इसमें एक बात और भी बोला है, बड़ी अच्छी बात बोला है। कह रहा है कि ए बी जो है ना भुजा समांतर है डी सी के। और एक बार और भी बोला है कि मेरा जो है ई एफ भुजा ए बी के समांतर है। और ई और एफ जो है ए डी और बी सी पर इस प्रकार है कि हमारा जो है ई एफ जो है समांतर है किसके, ए बी के। भाई इस रिलेशन से तो हम ये कह पाएंगे कि वास्तव में तीनों, जब हमारा तीनों समांतर है, जब ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, तो मैं कह दूंगा कि ए बी पैरेलल ई एफ पैरेलल डी सी या सी डी, एक ही चीज़ है, तीनों समांतर है। मैं क्या करूँगा कि हम डी को बी से मिला दूंगा ऐसे। ये जो काट रहा है इसको, इस पॉइंट का नाम दे दूंगा पी। अब थोड़ा दिमाग लगाना है कि मुझे जो ये तो मान लो दिया है, उसके बाद दिया है के बाद हमें सिद्ध क्या करना है, ये हम लोग को लाना है। सिद्ध करके लाना क्या है, तो सिद्ध करके लाना है, देखो बेटा समझ सकते हो, ए ई बटा ई डी बराबर बी एफ बटा एफ सी। तो सिद्ध करके लाना है ए ई बटा ई डी बराबर बी एफ बटा एफ सी। अब देखो बहुत ही आसानी से आने वाला है बेटा। इसमें क्या करना है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ उपपत्ति, या तो रचना भी लिख सकता हूँ, लेकिन चलो उपपत्ति पर आ जाता हूँ, इसी से करते हैं। ठीक, सिद्ध करके बताता हूँ। रचना लिखना चाहो तो कह देना कि हम डी बी को मिलाएं। ठीक, चलो अब इसमें देखो पहला त्रिभुज आप ये ले लीजिए, ए डी बी ले लीजिए। तो त्रिभुज ए डी बी जब ले लेंगे तो इसमें एक बात आपको कहना है कि इस त्रिभुज की खासियत क्या है कि इसमें हमारा ए बी समांतर ई पी है। तो ए बी समांतर जब ई पी होता है तो हम लोग का एक थ्योरम होता है कि इसका इसके साथ अनुपात, इसका इसके साथ अनुपातिक मान बराबर होता है। तो ए ई बटा हो जाएगा ई डी बराबर हो जाएगा बी पी बट्टे कितना हो जाएगा पी डी। ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। फिर आप ले लीजिए ये त्रिभुज बी सी डी में। तो त्रिभुज जब बी सी डी में लेंगे तो आप इसमें बताओ कि हमारा जो है सी डी समांतर है किसके, पी एफ के। पी एफ लिख दो। तो ऐसे इसके जब ऐसा होता है तो इसके लिए प्रमेय क्या है कि इसका इसके साथ अनुपात, इसका इसके साथ अनुपात बराबर है। तो हम लिखूंगा बी एफ बट्टे लिख दूंगा एफ सी बराबर क्या लिख दूंगा बी पी बट्टे क्या हो जाएगा पी डी। तो पी डी लिख दूंगा। अब थोड़ा दिमाग लगाना है कि भाई देखो समीकरण फर्स्ट और सेकंड में देखो, जब हमारा एल एच आर एच एस बराबर है तो एल एच एस बराबर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख दूंगा समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो यहाँ पर मैं बेटे करूँगा क्या, ए ई बटा लिख दूंगा ई डी और बराबर लिख दूंगा बी एफ बटे एफ सी। क्या सिद्ध करना मुझे यही था, ए ई बटा ई डी, ए ई बटा ई डी, बी एफ बटा एफ सी, बी एफ बटा एफ सी। आप देख सकते हैं बेटे मैं सिद्ध कर चुका हूँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, प्रूव्ड कर चुका हूँ। ये त्रिभुज से समलंब चतुर्भुज से संबंधित जो क्वेश्चन था, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का मैं जो रिजल्ट था सिद्ध करने के लिए मैं सिद्ध कर चुका हूँ इतना। अब आपको हम बताने जा रहा हूँ पाँचवा का ख। पाँचवा का ख जो क्वेश्चन है बेटा बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही आसान है, द्विघात समीकरण से है। और मैं समझता हूँ कि एक बार जब मैं आपको समझाऊंगा ना तो इस क्वेश्चन को आप कर ले जाओगे। कभी दिमाग में ये मत रखना कि द्विघात समीकरण से जो क्वेश्चन आएंगे वो हमारे इजी ही रहेंगे। वो थोड़ा सा भी मतलब आपका पैटर्न चेंज करके वो कहीं ना कहीं वो जटिल बना सकता है। इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिए और समझिए। यहाँ पे दिया है √3x² माइनस 11x प्लस का 8√3 बराबर क्या हो जा रहा है 0। कह रहा है मूल ज्ञात कीजिए। √3x² माइनस 11x प्लस का 8√3 = 0। कह रहा है कि इसका जो कहना है, कह रहा है मूल ज्ञात कीजिए मतलब हल करिए।
इसको गुणनखंड विधि से किया जाए। तो जब हम इसका इसमें गुणा कराएंगे बच्चों, तो यहाँ समझिए, तो 8 और ये √3 फ्रेश 3 हो जाएगा, तो ये 24 का कह रहा है कि ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 11 हो जाए। तो भाई ठीक तो है, 8 3 की 24, 24 जोड़ दीजिए इसको, 8 + 3 तो 11 हो जा रहा है। तो ये हो जाएगा √3x², ये 8 प्लस हो जाएगा 3 × x प्लस का 8 √3 = 0। √3x² माइनस अंदर ले जाओ तो हो जाएगा 8x + 3x हो जाएगा प्लस 8 √3 = 0। √3x² माइनस का 8x माइनस का 3x प्लस का 8 √3 = 0। यहाँ पे अगर हम कॉमन लें तो हमारा x कॉमन हो जाएगा, √3x माइनस यहाँ पे हो जाएगा 8 आएगा, माइनस का आप यहाँ पे √3 कॉमन ले लीजिए, तो इसमें डिवाइड करेंगे, √3 2 बार है, कट जाएगा, √3 × x होगा, माइनस प्लस का भाग माइनस, इसमें भाग लगाइए, 8 आएगा = 0। √3 × x माइनस 8 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस √3 बराबर 0 हो जाएगा। पहला गुणनखंड √3 × x माइनस 8 बराबर 0, दूसरा गुणनखंड x माइनस √3 बराबर 0, और x बराबर ये आपका 8, ये अंडर हो जाएगा 3 और x बराबर हो जाएगा √3। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बच्चों हमारा x के जो मूल हैं 8, पहला मूल आ गया 8/√3 और दूसरा मूल आ गया √3। इस तरह से हमारा इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात हो गया। तो बच्चों आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का मैं ख हल कर चुका हूँ। अब आपको हम बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर ग। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ग हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है 4.2 सेमी त्रिज्या वाले धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर 6 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक आपका ठोस गोला है जिसके पास रेडियस इतना है, पिघलाकर 6 सेमी त्रिज्या वाला बेलन बनाना है। तो बेटे अगर मैं आपको बताऊं 5वां का ग, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो ग है, अब मैं बताने जा रहा हूं कैसे इसको हल करना है। यहाँ पर मैं एक फिगर डायग्राम के थ्रू आपको हम समझाएं। हमारे पास एक बड़ा गोला है, ठीक है, जिसके पास रेडियस जो है, जिसके पास रेडियस है 4.2 cm। अब इसको जो है पिघलाया जा रहा है, पिघला करके एक बेलन बनाया जा रहा है, और बेलन जो बनाया जा रहा है उसका ऊंचाई ज्ञात करना है। इसकी हाइट s cm मान लिया जाए। इसके पास रेडियस कितना है, तो r बराबर 6 सेमी इसके पास रेडियस है। ठीक, अब आपके पास देखना चाहिए कि जब ये हमारा जो गोला है, इस गोला को पिघला करके जब बेलन बनाया जाता है, तो यहाँ पर एक बात हम लिखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो ये जो वैल्यू है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो गोले की त्रिज्या है, गोले की जो त्रिज्या हमारे पास है, ठीक है, वो हमारा कैपिटल R बराबर हमारा दिया हुआ है 4.2 सेमी। और जो बेलन की जो त्रिज्या है उसको भी लिख देता हूँ कि बेलन की जो त्रिज्या है वो स्मॉल r बराबर है 6 सेमी। अब थोड़ा देखना है और ये भी मान लेते हैं कि बेलन की ऊंचाई, बेलन की माना बेलन ऐसे लिखोगे, बेलन की ऊंचाई बराबर क्या होगा, तो बेलन की ऊंचाई बराबर s सेमी मान लेते हैं। अब बहुत आसान है। अब कहेंगे चूंकि गोला को पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है, तो भाई इस स्थिति में जो गोले का आयतन होगा, गोले का जो आयतन होगा बेटा, वो बराबर हो जाएगा बेलन के आयतन के, बेलन के आयतन के। तो गोला का आयतन 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब हो जाएगा। बेलन का आयतन पाई r² h होता है। पाई से पाई काट दीजिए। अब यहाँ 4/3 R कैपिटल R का मान 4.2 है, 4.2 सेमी है, इसका क्यूब है। ये R का मान 6 का स्क्वायर है इंटू h हो जाएगा। ये 4/3 गुणते
ये आपका आ रहा है हमारा जो रिज़ल्ट वो आ रहा है, इसको मैं 3 बार लिख सकता हूँ, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, ये हमारा 36 इंटू एच हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा कुछ कट सकता है इसमें, 3 से काट दो तो हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा, पॉइंट लगा, और 3 चौको 12, तो इससे ये काट देंगे बेटा, तो ऐसे हमारा कट जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, 14 चौको होता है 56, तो इसको 14 चौको 56 5.6 लिखेंगे, और गुणते हमारा जो रिज़ल्ट आ रहा है वो आ रहा है 4.2 इंटू 4.2, और इसमें जब हम जो है हमारा इधर 36 है, गुणते एच है, एच को इधर लाऊंगा तो 5 पॉइंट हो जाएगा 6 गुणते 4.2 इंटू 4.2, नीचे मेरा 36 है। तो इसमें अगर हम 2 से काटूं तो 2 18 36 होता है, 2 दूनी की 4, 2 एक कम 2, ये भी कट जाएगा। फिर काटूंगा तो 2 9 18, ये 2.1 है, फिर कट जाएगा, इक्वल टू एच हो जाएगा। ये 5.6 इंटू अभी 21 441 होता है, ऐसे लिख दो, 2 अंक के बाद दशमलव इक्वल, और बट्टे में तो मेरा 9 रहेगा, इक्वल टू एच हो जाएगा। और जब हम ऊपर जब गुणा करेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट आ रहा है एच का मान वो आएगा बेटा, जैसे हमारा एच बराबर जो है 24.696 हो जाएगा, और इसी के बट्टे में हमारा जो आ रहा है वो 9 हो जाएगा। और जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 2.744 आ जाएगा। इस तरह से हमारा बेलन की ऊंचाई हो गया बेटा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो चुका है बेटे, बेलन की ऊंचाई। अब हम हल करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का घ क्वेश्चन बच्चों, यहाँ माध्य निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास 3-4 कॉलम बनेंगे, वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह और एफ आई एक्स आई का मान निकालने के लिए बेटा। तो चलिए हम आपको बताते हैं ये 4 कॉलम कैसे बनेंगे। तो पहले तो हम यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 का घ हल करने जा रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें हमारा वर्ग अंतराल हो जाएगा। फिर हम दूसरे कॉलम में बारंबारता लिखेंगे, तीसरे कॉलम में हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे, और लास्ट वाला जो कॉलम रहेगा उसमें हम लोग एफ आई एक्स आई का मान निकालूंगा। तो चलिए हम इसको हम ऐसे लाइनिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग काम करेंगे इसका, इसमें बेटा हम बताए हैं ना कि इसको लिखना है वर्ग अंतराल, दूसरे में रहेगा वर्ग अंतराल के बाद हम लोग लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता लिखेंगे, और अगला जो हमारा जो रहेगा ये हमारा बारंबारता के बाद आएगा वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, ठीक, जिसमें एक्स आई का मान मिलेगा, और बारंबारता एफ आई है, इसमें हमारा एफ आई एक्स आई का मान निकलेगा, ठीक है। तो पहले हम वर्ग अंतराल लिख लेता हूँ। वर्ग अंतराल देख सकते हैं, ये 10 से 25, 25 से 40 है ना, ये 40 से 55, यानी 15 जोड़ने के बाद मिल रहा है। तो 10 में 15 अगर जोड़ेंगे तो 25 मिलेगा, फिर 25 में 15 जोड़ेंगे तो 40 मिलेगा, 40 में 15 जोड़ेंगे तो 55 मिलेगा, 55 में अगर 15 जोड़ देंगे तो 70 मिल जाएगा, और 70 में अगर हम 15 जोड़ दें, 15 जोड़ेंगे तो हमको 85 मिल जाएगा, 85 में 15 जोड़ देंगे तो 100 मिल जाएगा। अब क्या करना है कि हमें बारंबारता दिखाना है, 2 है, 3 है, 7 है, 6 है, 8 है, 4 है। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करना होता है, वर्ग के जैसे 10 प्लस 25 इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग, तो जोड़ेंगे तो कितना, 35, 35 का आधा कितना होता है, 17.5। अब देखो कि हम 15 जोड़ दीजिए आगे, तो आपको 15 जोड़ते जाइए, आपको मिलते जाएगा। 15 जोड़िए तो आपको 32.5 मिलेगा, फिर 15 जोड़ेंगे तो आपको 47.5 मिलेगा, फिर आप 15 जोड़ेंगे तो 62.5 मिलेगा, फिर आप जोड़ेंगे तो आपका 77 जो है आपको मिलने वाला है 5, फिर 15 जोड़ देंगे तो आपको 92 पॉइंट मिलने वाला है 5।
उसके बाद एक्स आई एफ आई के मतलब इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो 35.0 मिल जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपको मिलेगा 97.5। फिर उसके बाद आगे अगर हम देखें तो अगला जो आएगा इसके नीचे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर हमारा जो आएगा रिज़ल्ट वो आ रहा है आपका 332.5 आएगा। तो ये दशमलव हो गया 5, 332 लिखने के लिए 233 ऐसे, ठीक है, 332.5 हो गया। फिर उसके बाद अगला जो हम लोग को लिखना है वो 375.0 लिखना है, तो 375.0 ऐसे लिख देंगे। फिर अगला हमारा जो आएगा 620.0 आ रहा है, 620.0 कर दीजिए। फिर आपका 370.0 है, 370.0 कर दीजिए। अब क्या करिए, इसका योग करना है। क्या करना है? योग वाले में क्या है, हमें बारंबारता का योग चाहिए। सिग्मा एफ आई का मान हमारा आ रहा है 30 और इसी तरह से एफ आई इसका सिग्मा एफ आई एक्स आई का योग चाहिए जो हमारा आ रहा है 1830। इसको पूरा जोड़ेंगे बेटा तो 1830 आएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो x बार बराबर जो हमारा रिजल्ट फार्मूला होता है मतलब ये सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा होता है सिग्मा एफ आई। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो फार्मूला यूज होने वाला है वो 1830/30, 0 से 0 काट दीजिए। x बार बराबर 3 छक 18, ठीक है। और फिर आप करेंगे क्या, अब इसमें 3 और 3 एक कम 3 हो जाएगा। तो इस तरह से x बार का मान 61 आ गया बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हल करेंगे बेटा तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे? 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन था, आप आराम से करेंगे, बहुत ही आसान है, तो आसानी से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं बेटे। अब आपको हम अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हमारा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 6, 7 बस 2 क्वेश्चन बचा है, बहुत जल्दी ही हम इसको फाइनल करने वाला हूं, तो ध्यान से बच्चों देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 का क मैं करने जा रहा हूं, ठीक है ना। अब चलिए हम क करके बताते हैं आपको। तो ऐसे स्थिति में अगर हम बात करें बेटे छठवां के क बहुत आसान क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है बेटे, देख सकते हो। निम्नलिखित रेखा समीकरण युग्म को हल करना है। 3/x + 2/y = 11, 4/x - 5/y = 7। ये दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान बताना है। तो चलिए हम हल करते हैं बेटे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। 3/x मस्त क्वेश्चन है बेटा, 2/y = 11 एंड दूसरा दिया हुआ है 4/x - 5/y = 7, ठीक है। क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए, क्वेश्चन सावधानी से लिखना चाहिए कि गलत ना हो बेटा। अब क्या करना है, इसमें मानना है, देखो 1/x दोनों में है, 1/y 1/e दोनों में आ रहा है, तो 1/x बराबर p मान जाइए और 1/y बराबर q मान जाइए। तो इस पहला समीकरण बनाइए, तो 3 × 1/x यानी यहाँ से 3p मिलेगा प्लस यहाँ पे 2q, समीकरण नंबर 11 समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। दूसरा काम क्या करना है, समीकरण 2 में इसको भी पी क्यू में चेंज करिए, 4 × p लिखेंगे, माइनस हो जाएगा 5q = क्या हो जाएगा भाई 7, समीकरण नंबर सेकंड बन जाएगा। अब क्या करिए कि समीकरण फर्स्ट में 5 का गुणा करिए, 5 दूनी 10, 2 का इसमें 2 × 5 = 10, यानी समीकरण फर्स्ट में 5 से, यानी यहाँ पे बेटे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 5 से व समीकरण सेकंड में 2 से गुणा करने पर ध्यान से देखिएगा बेटा, करने पर, ठीक। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर जो हमारा है इसमें हम 5 का गुणा कर रहा हूँ ना, 5 का, तो 5 × 15p 10q, तो हो जाएगा 15p प्लस हो जाएगा 10q बराबर हमारा जो है आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5 × 15 p प्लस 10q प्लस 11 × 5 = 55, ठीक है। यहाँ पे 55 लिख दूंगा, न्यू इक्वेशन बनेगा, थर्ड मान जाएंगे। अब क्या करिए बेटा, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 4, इसमें हमको 2 से गुणा कर देना है, तो 2 × 2 = 8p
और 2 पच्चे 10 क्यू और 2 सते 14, यानी आपका हो जाएगा 8p और माइनस का ये हो जाएगा 10q इक्वल टू 14, समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। 8p 10q हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14। चलो ठीक है। अब चलो हमारा इक्वेशन मस्त बन चुका है। अब चलिए इसमें हम करते क्या हैं, q का गुणांक समान है, चिन्ह विपरीत है, तो हम जोड़ने पर हल करेंगे, और जोड़ने पर हल करेंगे तो ये कट जाएगा। 15p और 8p को जोड़ देंगे तो 23p हो जाएगा। जोड़िए 5 और 4 को जोड़ेंगे 9 और 3 और 1 को जोड़ेंगे 6, तो p बराबर हो जाएगा 69/23। 23 तिया 69 होता है, p का मान 3 आ गया। इस p का जो मान है बेटे वो हम समीकरण जो है किस में रख दें, इसमें समीकरण आप फर्स्ट में रखिए, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, और जैसे ही फर्स्ट में रखेंगे समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा 3p + 2q बराबर 11 है, तो 3p के मतलब 3 हो जाएगा और फिर प्लस हो जाएगा और प्लस करके 2q बराबर 11, 2q इक्वल टू 11। अब क्या करिए, 3 3 की 9 हो जाएगा, प्लस का 2q इक्वल टू 11, 2q इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आएगा तो 11 माइनस का 9 कर देगा, और 2q बराबर ये आप घटा दीजिए तो 2 आएगा, और q बराबर 2/2 यानी कट करके 1 आ जाएगा। तो बच्चों इसमें हमें मिल गया p का मान 3 मिला है और q का मान 1 मिला है। p को चेंज करो x में, तो p बराबर 1/x होता है, q बराबर 1/y माने थे ना। अब इसको देखो, इसके नीचे 1, इसको पलट दीजिए तो आप जगह 1/3 हो जाएगा, इसको पलट दीजिए तो आपका हो जाएगा y, 1 का उल्टा 1 होता है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि यह समीकरण मेरा हल हो चुका है। x का जो मान है 1/3 है और y का मान 1 है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन फाइनल हो चुका बेटा। ये हम लगा चुके क्वेश्चन नंबर 6वां का आंसर है बेटा ये। अब आपको हम अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है 6वां का ख। ये भी बहुत ही आसान है बेटा, और मैं समझता हूँ बहुत जल्द ही मैं इस क्वेश्चन को लगाकर आपको बता दूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ख है बच्चे ध्यान से देखिएगा, मैं हल करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का पहले बहुमंजिला इमारत बनाऊंगा। जैसे मैं आपको डायरेक्ट ही बनाकर दिखाता हूँ। बहुमंजिला ये इमारत है, और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं इस तरह से एक क्षैतिज तल मैंने लिया। यहाँ पर हमारा जो है एक स्तंभ है। स्तंभ की ऊंचाई 10 मीटर है, और मैं इसको जो है इसके बहुमंजिल, ये क्या है तो इसको लिखूँगा बहुमंजिल भवन। ये स्तंभ है 10 मीटर ऊंचा, और यहाँ से जब स्तंभ के शिखर को देखा जाता है ऐसे, यहाँ से मैं लंब डाल दूंगा इस पर। बहुमंजिला भवन की जो हाइट है उसका नाम दे देता हूँ, हाँ इसको कह देता हूँ A, इसको कह देता हूँ B, इसको कह देता हूँ C, इसको कह देता हूँ D। B से जब देखा जाता है स्तंभ के पाद को नीचे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा अवनवन कोण जो है ऊपर बनता है बेटा। तो यहाँ पर देखो बन रहा है जो अवनवन कोण वो 30 अंश बन रहा है, और क्षैतिज से बनना था, यहाँ से बनाएंगे, ठीक है बेटे। तो यहाँ पर ये हमारा क्षैतिज तल हो गया, क्षैतिज तल। तो ये क्षैतिज तल के साथ यहाँ जो एंगल बनेगा वो बनेगा 30 अंश, और ये पूरा जो एंगल बनेगा वो बनेगा मेरा मैं अभी बता रहा हूँ कितने अंश का बन रहा है, 10 मीटर ऊँचे 45 अंश, यहाँ 45 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कह रहा है बहुमंजिला भवन के शिखर से 10 मीटर ऊंचे स्तंभ के शिखर और तल के अवनवन कोण आपका 30 अंश 45 अंश। देखो बहुमंजिला ये जो है भवन हो गया, ये स्तंभ हो गया, यहाँ से देखा जा रहा है शिखर और तल को, तो इस तरह से 30 अंश और 45 अंश ऊपर अवनवन कोण बन रहा है बेटा। और यहाँ पर देख स्तंभ की ऊंचाई 10 मीटर है, ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर है। और इसमें कहना क्या है, इसका बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसकी जो ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो अपनी हाइट है, इस हाइट को बेटा हम लोग h मीटर मान लेते हैं,
और आप सोचो कि ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर है, और ऐसे स्थिति में हमारा यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी वो हमारा हो जाएगा h-10। अब मान लेते हैं, अब इसके बाद आगे क्या कह रहा है कि स्तंभ और भवन की बीच की दूरी, स्तंभ और भवन के बीच की दूरी ये भी निकालना है। तो मान लेते हैं x मीटर है तो ये x है तो ये भी x होगा। ठीक, अब हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। अब क्या करना है, मैं बताया क्वेश्चन को पढ़कर सारा मैं बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 6वां ख है, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से 10 मीटर ऊंचे स्तंभ के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश 45 अंश है। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई तथा स्तंभ और भवन की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यही हमने फिगर बना दिया है बेटा। अब इसको हम हल करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखो 30 अंश है ना, तो यहाँ पर भी हमारा जो एंगल, दो समांतर रेखा एक तिर्यक रेखा काटती है, 30 अंश बनेगा। यहाँ पे हमारा पूरा 45 डिग्री है तो यहाँ भी 45 अंश का कोण बनेगा। अब हम छोटा त्रिभुज ले लेते हैं। इस त्रिभुज का नाम है, यहाँ से लंब डाल दिए तो डी के बाद यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे ई, ADE में लेता हूँ। तो पहले त्रिभुज हमारा जो है BDE में हम चलते हैं बेटा। ठीक, तो हमारा लंब और आधार से संबंधित, तो हम 10 जो है 30 अंश बराबर लंब के मतलब h-10, आधार के मतलब मैं x लूँगा। 10 30 अंश का मान 1/3 में 3 h-10 हो जाएगा। उसके बाद बट्टे में हमारा x हो जाएगा, x आएगा इधर, ये आपका हो जाएगा √3 इंटू h-10, ये आपका समीकरण फर्स्ट बन जाएगा। उसके बाद हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं जिसका नाम है BCA या ABC भी कह सकते हैं। त्रिभुज ABC ले लेता हूँ। त्रिभुज ABC में तो आप देख सकते हैं 10 हम 45 डिग्री इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब के मतलब टोटल हाइट h है, आधार के मतलब x हो जाएगा। 10 45 अंश का मान 1 हो जाएगा, h बराबर x, तो x बराबर हमारा h हो जाएगा। x का मान ऊपर से अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो आपका जो मान आएंगे बेटा वो हमारा x बराबर इतना है, तो चलो √3 और ब्रैकेट में h-10 हो जाएगा और बराबर h हो जाएगा। गुणा करा दो, √3 h माइनस का हो जाएगा 10 √3 इक्वल टू h। अब h को इधर लाओ, √3 h माइनस का h, ये हो जाएगा बराबर इस पर 10 √3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि h कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 हो जाएगा, इंटू में h बराबर 10 √3 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको हम करके बता रहा हूँ कि आगे क्या होगा। तो h बराबर निकालूंगा तो ये गुणा में आ जाएगा, भाग में तो हो जाएगा 10 √3 बट्टा कितना हो जाएगा √3 माइनस 1। अब हर का परिमेय कर दूँ तो √3 + 1 अपन √3 + 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि ये हो जाएगा 10 √3, इसका गुणा इसमें करेंगे तो यह हो जाएगा √3 + 1 और नीचे हो जाएगा a - b a + b, यानी a² मतलब √3 का स्क्वायर प्लस 3, b² मतलब 1 हो जाएगा। नीचे हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10 √3 और ये आपका हो जाएगा अंदर गुणा हो जाएगा। पहले तो √3 + 1 कर दूं, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। अब 5 √3 का गुणा करेंगे तो 5 और प्लस 3 हो जाएगा 3 + 5 √3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15 + 5 √3। अगर मैं कॉमन लूँ तो 5 को कॉमन ले सकता हूँ और 5 × 3 = 15 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा √3। ये हमारा रिजल्ट h बराबर मिल गया। हमको निकालना था ऊंचाई, ठीक है, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन और अगर हम बात करें बहुमंजिला की जो ऊंचाई है h बराबर इतना तो हो गया, लेकिन और हमको निकालना था बीच की दूरी x का मान। तो h का मान हम क्या करते हैं ना, समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, इसमें रखते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे बेटे हम लिखूँगा कि h का मान जो है समीकरण जो है समीकरण सेकंड में रखने पर, और जैसे ही सेकंड में रखेंगे तो सेकंड हमारा यहाँ है, तो यहाँ पे सेकंड में रखूँगा तो क्या आएगा, h का मान रखना है। तो x बराबर h का मान 5 आ जाएगा इंटू 3 + √3 आ जाएगा इतना मीटर। तो ऐसे स्थिति में हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा किसके लिए, ये हमारा x यानी हमारा स्तंभ और बहुमंजिला भवन के लिए दोनों आंसर एक ही आएगा बेटा। ठीक, तो ये हमारा देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 का ख था वो हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल था बेटा। इस तरह से हम बहुमंजिला की हाइट भी ज्ञात कर दिए
और आपको दोनों स्तंभ और भवन के बीच की जो दूरी ज्ञात करना था, दोनों रिजल्ट आ चुका है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग को करना क्या है, अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं आपको। अब आपको हम चलने वाले हैं 6वां का ख पर, और बहुत ही आसान है ये तो, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, वीडियो के साथ बच्चे कंटिन्यू बने रहिए और एंजॉय के साथ कैलकुलेशन का मज़ा लेते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि जब तक आप लॉन्ग टाइम तक स्टडी नहीं करेंगे तब तक आपको बड़ी सफलता मिलने वाला नहीं है बेटा। इस तरह से अगर मैं जो दे रहा हूँ वीडियो, अगर आप करोगे ना तो 99% लाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए बेटे ध्यान से देखिएगा, मैं क्वेश्चन पढ़ के समझा देता हूँ, उसके बाद हड़ल्ले से लगा देता हूँ। चित्र में OACB केंद्र देखो, हमारा OACB हमारा कह रहा है केंद्र O का 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का चौथांश है। यदि OD बराबर 2 सेमी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 सेमी, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का एरिया निकालना है। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी, आप ध्यान से समझ सकते हो। मैं फिगर बनाने जा रहा हूँ, यहाँ पे आपका इस तरह से दिया हुआ है और एक चाप ऐसे करके काट करके दिखाया है। यहाँ से एक लाइन ऐसे आई हुई है, इसको हम लोग बेटा मान लेते हैं वृत्त का केंद्र वो है। इसको कह दिया जाए A, इसको कह दिया जाए B, और इस पर एक पॉइंट है C, और इसको हम लोग छायांकित करके ऐसे हम दिखा दें। इसका एरिया निकालना है और यहाँ पे पॉइंट T है हमारा जो है दिया हुआ है। देखो ये रेडियस का काम करेगा, तो OA बराबर OE OB हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, OA बराबर OB बराबर क्या हो जाएगा भाई, 3.5 सेमी हो जाएगा। ठीक है, 3.5 सेमी। OD हमारे पास कितना है, OD हमारा 2 सेमी है। ठीक है, अब देखो मैं हल करने जा रहा हूँ इसको। यहाँ पे अगर हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए हम लोग को लिखना क्या पड़ेगा, ध्यान से देखिए, लिखना पड़ेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का चतुर्थांश है 1/4r² में से 1/2। ये जो समकोण त्रिभुज है उसका एरिया घटा दीजिए, तो आपका 1/2 हो जाएगा। लंब 2 है और आधार हमारा 3.5 है, तो 2 से 2 काट दीजिए, तो 1/4 हो जाएगा। और पाई का मान हम लोग करते क्या है, 22/7 रख देता हूँ, और ये r का मान 3.5 है, इसका स्क्वायर कर देता हूँ, -3.5 हो जाएगा। अब आप देखेंगे 1/4, ये 22/7, ये 3.5 का 2 बार गुणा कर दीजिए, 3.5 -3.5 गुणा करिए, 7 एकम 7 और 7 पच्चे 35 पॉइंट लगा करके इसको ले जाइए भाग। अब आप देख सकते हैं, इसको काटना चाहेंगे तो काट सकते हैं आप। 11 यहाँ आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, 11 पच्चे 55, 5.5 बट्टे 2, और ये हमारा कट चुका है, तो 0 क्या हो जाएगा, 3.5 बच रहा है, -3.5 हो जाएगा। अब एक काम करिए, 3.5 कामन ले लीजिए, और ये हमारा हो जाएगा 5.5/2 -1 हो जाएगा। अब क्या करिए कि इसमें 3.5 कर लीजिए और भाग लगाइए, 2 दूनी की 4 पॉइंट लगा, 2 सते 14, 2 पचे 10, -2 एकम 2/2, तो यहाँ पे हमारा 3.5, अभी घटा दीजिए तो 0.75 हो जाएगा, और बट्टे 2। अगर मैं भाग लगाऊं तो कैसे लगाया जाएगा भाई, यहाँ पे मैंने भाग दिया है, तो जब भाग दिया है तो मेरा आया है इतना, 2 दूनी, ठीक है, इतना माइनस इतना, तो ये तो बात क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ से मेरा लग रहा है मिस्टेक हो रहा है, इसको सुधारा जाए। तो बेटा 3.5 हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट में हमारा इतना में इतना से भाग लगाऊंगा 2.75 आ जाएगा, माइनस ये हमारा 1 है ना, तो 1 तो रहेगा ही, 3.5 और 1 घटा दो 1.75 हो जाएगा। अब जब इसमें जब गुणा करेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो 6 कितना आने वाला है भाई, गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6.125 मीटर। तो इस तरह से हमारा जो ये आया, ये आंसर आ चुका है। अच्छा, एरिया है तो मीटर स्क्वायर करेंगे बेटा, ठीक, एरिया है तो मीटर स्क्वायर करेंगे। ये देख सकते हैं हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारा आ चुका है 6.125 मीटर स्क्वायर बेटा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा ये सब सेमी में है, तो बेटा हम लोग इसको सेमी स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे CM लिख दो या तो इसको लिख दो। मैं इस मात्रक को देखो, ये सब सेमी में है ना, तो ये आपका 6.125 जो आ रहा है सेमी स्क्वायर लिखना। सेमी स्क्वायर, सेमी का स्क्वायर कर देना ऐसे, ठीक। ये आंसर हो गया, ठीक। सेमी स्क्वायर लिखना, सेमी स्क्वायर आएगा, ठीक। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, या मैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है लिख कर बता देता हूँ, अगर वहाँ पे कन्फ्यूजन सा लग रहा होगा तो। ये हो गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू हमारा जो रिजल्ट आ रहा है 6.125 और यहाँ पे हमारा CM स्क्वायर आ रहा है। ये हमारा आंसर साफ साफ आपको दिख रहा होगा बेटा। अब आपको हम ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है आपका आने वाला है बहुत ही इंटरेस्टेड घ। इसी में केवल टाइम लेगा बेटा, नहीं तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द ही फाइनल करने वाले हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 का घ पर पहुँचिए। क्वेश्चन नंबर 6 का घ, चलिए मैं इसको बहुत ही जल्दी हल करूँगा, ठीक है। ध्यान से आप देखते रहिए वीडियो को और आनंद लेते रहिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 का घ उड़ा दिया जाएगा कि देखिए यहाँ ध्यान से। चलो भाई अब मेन मुद्दे पर आते हैं। कैमरामैन को नींद भी लगने लगा, अब बहुत जल्द ही मुझे करना होगा इसको। तो बच्चों आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 6 का घ निकालने के लिए हमारे पास 3 कॉलम होनी चाहिए, और 3 कॉलम के लिए मैं पहले कॉलम बना लेता हूँ फटाफट। ये हमारा हो गया फर्स्ट कॉलम के लिए, ये हो गया मेरा सेकंड कॉलम के लिए, ठीक। यहाँ पे हम लाइनिंग कर लेते हैं, ज़रूरत पड़ा तो हम अपनी लंबाई बढ़ा लेंगे कॉलम का, ठीक है। उम्मीद तो है कि हो जाना चाहिए। तो भाई यहाँ हमारा हो जाएगा वर्ग अंतराल, ठीक, और दूसरा में आ जाएगा मेरा बारंबारता, तीसरा में जो हमारा आ जाएगा वो संचयी बारंबारता है, संचयी बारंबारता, ठीक। ये CF के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम फटाफट करके बताता हूँ कि मैं छठवां का घ जो है क्वेश्चन आप देख सकते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 28.5 है। यदि बारंबारताओं का योगफल 60 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम आपको बताते हैं। पहले तो हम वर्ग अंतराल लिख लेता हूँ। 0 से 10, 10 से 20, 60 तक जाना है, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, बस। इसके बाद बारंबारता इसका दिया हुआ है, क्या दिया है, पहला 5 दिया है, x दिया है, 20 दिया है, 15 दिया है, y दिया है, अगला 5 है। अब संचयी बारंबारता हम लोग निकालेंगे कि संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है बेटे, ठीक। तो पहले तो मैं 5 लिखूँगा, उसके नीचे अगर हम बात करें कि और आगे कैसे हो तो कैसे निकालना है, तो आप देख सकते हैं 5 हो गया। और इसको हम लोग करना क्या है, इसको 5 में x को जोड़ दो तो x + 5 आ जाएगा। फिर 20 के नीचे सामने लिखो तो x + 5 + 20, x + 25 हो जाएगा। फिर 15 के सामने लिख दीजिए तो x + 25 + 15 जोड़ दीजिए तो x प्लस हो जाएगा 40। फिर y के सामने लिखे x + 40 + y जोड़ दीजिए तो हमारा x + y + 40 हो जाएगा। फिर 5 के सामने हमारा x + y + 40 के तो रहेगा, इसमें हम लोग को ऐड कर देना है 5 को, तो x + y + 45 आ जाएगा, ठीक। अब हम लोग आगे चलते हैं और इसके बाद को समझाते हैं कि आगे क्या करना है। तो बेटा मैं लाइनिंग कर लेता हूँ ऐसे। अब आगे हम आपको बताते हैं। यहाँ पे हमारा प्रश्न में जो है n का मान दिया हुआ है। देखिए n का मान देखो यहाँ पे ये हमारा जो दिया बारंबारताओं का योगफल को n से दिखाया जाता है, तो बारंबारताओं का योगफल यानी n बराबर हमारा 60 दिया हुआ है, ठीक। तो n के लिए हमारे पास जो रिजल्ट है इसका संचयी बारंबारता में ये जो मान होता है वो n का मान होता है। किसका मान, n का मान होता है, ठीक।
तो मैं करूँगा क्या, n के जगह पे मैं लिखूँगा फार्मूला, पूरा मान लिखूँगा x + y + 45 = 60। अब क्या करिए, x + y बराबर ये 60 माइनस का 45 घटा दीजिए तो आपका 15 हो जाएगा। x + y बराबर हमारा जो रिजल्ट आ रहा है बेटा वो आ रहा है 15। ये हम समीकरण नंबर इसको फर्स्ट मान जाएंगे। उसके बाद हमारा माध्यक की बात करें तो ये हमारा है माध्यक 28.5 है। और अब देखिए माध्यक किस वर्ग में आ रहा है, 20 से 30 में आ रहा है, ये माध्यक वर्ग है हमारा, ये माध्यक वर्ग है। तो और माध्यक 28.5 है और इसका माध्यक वर्ग 20 से 30 है। तो इसका जो निम्न सीमा है वो L का मान देगा, L बराबर 20 लेकर चलेंगे। ठीक, माध्यक वर्ग की बारंबारता को हम F कहते हैं, यहाँ से मुझे F मिल जाएगा। और इसके संचयी बारंबारता, इसके माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाला जो संचयी बारंबारता है ये हमारा जो मान है वो CF का मान है बेटा। तो हम यहाँ पे CF = क्या लिख सकते हैं, तो CF बराबर लिख सकते हैं हम लोग x + 5। ठीक, अब आपको देखना होगा कि मुझे CF मिल चुका है, h निकालना है। तो h का मान आपको पता है कितने जोड़ने से मिल रहा है, वर्ग के निम्न सीमा उस सीमा के बीच अंतर 10 का है। उसके बाद अगर हम बारंबारता की बात करें तो बारंबारता माध्यक वर्ग का दिया हुआ है ना, F बराबर 20। अब हमारे पास फार्मूला है बेटा, पहला बात कि ये माध्यक दिया हुआ है, तो माध्यक दिया है तो माध्यक के लिए हमारा माध्यक कितना है, तो 28.5 है। माध्यक का फार्मूला L+ होता है n/2 - CF और इसी के बट्टे होता है बेटा F, इंटू में होता है H बराबर 28.5। अब आप देखेंगे सबका मान रखना है, तो L के मतलब अगर हम बात करें तो हमारा जो रिज़ल्ट आने वाला है आप देख सकते हैं कि हमारा L का जो मान है वो 20 है। और यहाँ पर आप देख सकते हो बेटे कि L का मान हमारा जो है 20 है और n/2, जब n का मान 60 है तो रख दो यहाँ पे ना, +60/2 लिख दो, माइनस CF हमारा आया है x + 5 आया है, पूरे के बटे F कितना है, तो F हमारा 20 है, तो मैं 20 रख दूंगा यहाँ पे, 20 रख दीजिए, इंटू में H 10 है। अब आपको इतना = दिया है 28.5। अब देखो कितना आसान है, 10 × 10, 10 दूना 20 कट जाएगा। अभी हो जाएगा 20 प्लस इसको आप देखो 30 हो जाएगा और -x -5 कर दीजिए, बट्टा में 2 हो जाएगा, = 28.5। अब क्या करिए, 2 से गुणा करा दीजिए, तो 2 से गुणा कराएंगे तो 20 दूनी 40, 2 से गुणा इसमें जब होगा ना बेटे तो ये हर से कैंसिल हो जाएगा और 30 में से 5 को घटा दो तो ये हो जाएगा 25 और ये हमारा माइनस का x, और यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारा 57.0 आ जाएगा, 57 पूरा। अब यहाँ पे करिए क्या, इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 65 - x बराबर 57, और इस 57 को इधर लाओ तो 65 - 57 बराबर x हो जाएगा। तो x बराबर ये हमारा जो 65 है -57 हो जाएगा 57, इतना हो जाएगा 57। तो यहाँ पे घटा दें तो घटाने के बाद कितना आएगा, कितने इसमें आ जाएगा 8, x बराबर 8, तो मेरा x का मान मिल गया 8। अब यहाँ पे हम लोग x का मान हमको मिल चुका है। अब हम x का मान जो है समीकरण जो है फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में जैसे ही रखेंगे बेटा, रखिए फर्स्ट हमारा कहाँ है, यहाँ है x + y बराबर 15, तो हो जाएगा 8 + y बराबर 15, तो y बराबर 15 माइनस हो जाएगा 8, घटा दीजिए तो आ जाएगा 7। इस तरह से हमारा y का मान मिल गया। अतः करके हम लिख सकते हैं कि x का मान 8 मिल गया, y का मान 7 मिल गया बेटा, ये हमारा जो है आंसर हो गया, ठीक ना। अब आपको हम अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन में 7वां का जो क्वेश्चन क ख दिया है इसमें से एक करना है। आपको हम भिन्न से संबंधित क्वेश्चन बता देता हूँ, बहुत जल्द ही फाइनल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर बेटे जो 7 है, तो हम 7वां का
ये भी आप लिख सकते हो, जैसे हल नंबर क्या है तो 7वां है। तो इसमें 7वां का जो हल मैं करने जा रहा हूँ वो ख कर रहा हूँ, 7वां का ख मैं हल करने जा रहा हूँ। चलिए, इसमें आपका जैसे भिन्न से संबंधित क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूँ। कह रहा है भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है कब, जब उसके हर में 1 घटा दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है बेटा। इसमें करना क्या है कि भिन्न में अंश होते हैं, माना कि अंश बराबर x, हर बराबर y। तो बेटा भिन्न बराबर क्या, तो भिन्न बराबर x/y। अब यहाँ पे प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है कि देखो भिन्न का मान 1/3 हो जाता है कब, जब 1 जोड़ा जाता है तब। तो वो भी अंश में 1 जोड़ा जाए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x/y ये भिन्न हो गया, अंश में 1 जोड़ दीजिए तो इसका मान 1/3 हो जाता है। अब इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल्स करते हैं। 3 आकर गुणा करेगा, 3 × x + 1 बना लेगा, y एक कम y हो जाएगा बेटा। y बराबर, इसको इधर ले आओ और गुणा करा दो तो 3x + 3 हो जाएगा। समीकरण मान लो फर्स्ट। उसके बाद क्या करना है, अब आपको हम आगे समीकरण अगला जो बनाऊंगा, पेज पलट देता हूँ। ये प्रथम शर्तानुसार था। अब हम लोग अगला जो क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ, समीकरण जो बनाऊंगा वो हमारा समीकरण रहेगा सेकेंड। तो बेटे आपको मैंने बताया, यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा कि भिन्न था तो अंश बराबर x, हर बराबर y, भिन्न बराबर x/y, अंश बटा हर वाले मेथड से। प्रथम शर्तानुसार में x/y था, अंश में 1 जोड़ दिए, इसका मान 1/3 हो गया, पक्षांतर कर दिए तो y बराबर 3x + 3 आ गया है। अब हम आपको बताने जा रहा हूँ अगला क्वेश्चन, इसका कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन। तो बेटे यहाँ पे हम लिखूँगा सेकेंड शर्तानुसार। सेकेंड शर्तानुसार में अगर हम बात करें कि ये क्या है, तो आप देख सकते हैं सेकेंड शर्तानुसार में हमारा कह रहा है कि भिन्न का मान जो है 1/4, वह 1/4 हो जाती है कब, जब हर में 1 घटाया जाता है जब। तो हर में 1 घटाओ तो अंश बटा हर लिख दो, हर में 1 घटा दो तो भिन्न का मान हो जाता है 1/4। अब क्या करिए, 4 को इधर लाओ तो 4x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा y -1, -1 को इधर लाओ तो हो जाएगा 4x + 1 बराबर y, यानी y बराबर हो जाएगा 4x + 1। समीकरण नंबर हो जाएगा सेकेंड। उसके बाद क्या करिए, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। अब देखो, जब हमारा देखो समीकरण हमारा फर्स्ट में y का मान 3x + 3 है, इसमें 4x + 1 है, तो LHS बराबर है तो RHS बराबर कर दीजिए। तो लिख दीजिए 3x + 3 = हो जाएगा 4x + 1। तो x वाले को इधर करो, 3x एक साइड, तो 3x माइनस हो जाएगा 4x, और ये आ जाएगा मेरा 1 - 3 हो जाएगा। घटा दो -x हो जाएगा, -2 हो जाएगा, माइनस से गुणा करा दो, x बराबर 2 हो जाएगा। x का मान सेकंड में रख दीजिए। x का जो मान है वो समीकरण हम सेकंड में रखने पर सेकंड में रख रहे हैं बेटे। तो यहाँ x बराबर 2 है, रख दीजिए इसमें। तो y बराबर 4 गुणते x का मान 2 हो जाएगा +1, तो 4 दूनी हो जाएगा 8 + 1, तो कितना y का मान आ गया 9। तो इस तरह से मुझे अर्थात x का मान 2 मिला है, y का मान 9 मिला है। और भिन्न जब निकालेंगे बेटा तो भिन्न बराबर हो जाएगा अंश बटा हर, तो x का मान 2, हर का मान 9। यानी जब आंसर अगर आप बताना चाहेंगे तो बोलेंगे कि अतः अभीष्ट भिन्न = 2/9। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा बेटे, ठीक। तो हमारा देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन 6 नंबर का है और बहुत कठिन भी नहीं है। ये देखो 7वां का जो सातवां का जो क है, क्वेश्चन नंबर 7वां का क मैं लगाया हूँ बेटा, मैं ख लिख दिया हूँ क्या, 7वां का मैं क लगाया हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके नीचे, क्वेश्चन नंबर मैं 7 का 7वां का मैं क को हल किया हूँ, ठीक। ध्यान रखना 7वां का क मैंने हल किया है। ये बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और आप देख सकते हो ये 6 नंबर का है बेटा। अगर आप इसको ध्यान से करोगे, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, तय है, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है एक क्वेश्चन। अब आपको हम अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, 7वां का ख। 7वां का ख, क बता चुका हूँ, ख बताने जा रहा हूँ। ये देखो रचना है बेटा,
क्वेश्चन पढ़ करके हम आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन का कहना क्या है, पहले इसमें कहना इसका ये है, ज़रा ध्यान से देखना, मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। कह रहा है 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त पर, देखो कह रहा है 4 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर 5 सेमी त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। लंबाई को भी माप को बताना है कि स्पर्शी की लंबाई कितनी है। अब बच्चों परिकलन इस तो जांच कर सकते हैं आप भी, लेकिन यहाँ तक की बात बहुत मेन है जो 6 नंबर का आया। अब बहुत ईजी है। पहले 4 सेमी त्रिज्या का मैंने एक वृत्त खींचा, देख रहे हो ना, ये हमारा अंदर वाला जो छोटा वृत्त है वो 4 सेमी त्रिज्या का है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ से लेकर आप कह सकते हो कि ओ से लेकर ए तक का दूरी और ओ से लेकर बी तक का दूरी 4 cm का है बेटा। कितना? 4 cm का है। उसके बाद हमारा जो बड़ा वृत्त है ओ से लेकर पी तक का 5 सेमी त्रिज्या का, केंद्र यही रहेगा। सकेंद्रीय वृत्त, एक ही केंद्र पर 2 या 2 से अधिक वृत्त बनता है तो सकेंद्रीय वृत्त कहलाता है। तो हम OP बराबर, हम वृत्त पर एक बड़े वृत्त पर एक बिंदु P लिया और OP को मिलाया तो बड़े वृत्त की त्रिज्या OP बराबर 5 सेंटीमीटर हमको मिल गया। ठीक, तो 2 वृत्त खींचने के बाद क्या किया, बिंदु P से जब हमको अंदर वाले 4 सेमी त्रिज्या छोटे वृत्त पर जब स्पर्श रेखा खींचना है तो उसका तरीका क्या है, रचना के माध्यम से एक एक स्टेप हम बता देते हैं बच्चों। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने पहले फिगर बना रखा है। मैं देखो यहाँ से पहली स्पर्श रेखा हमारा PA है, दूसरा PB है, आप देख सकते हो किस तरह से है। तो इसमें मैं रचना में एक एक पॉइंट में हम करके बता रहा हूँ क्या क्या हमने किया जिससे कि हमारा फिगर बन गया। पहले हम जो है OA बराबर OB बराबर 4 cm की त्रिज्या का चाप लेकर एक वृत्त बनाया। क्या बनाया? वृत्त बनाया। दूसरा काम OP बराबर 5 cm लेकर अर्थात चाप की त्रिज्या लेकर एक बड़ा वृत्त बनाया। तीसरा काम क्या किया, बड़े वृत्त पर एक बिंदु P लिया और OP को मिलाया। ठीक, उसके बाद OP का लंब समद्विभाजक किया जिससे यम प्राप्त होता है। और अगला काम, यम को केंद्र मानकर और MP चाप लेकर छोटे वृत्त पर चाप काटा जिससे A व B बिंदु प्राप्त होता है। और लास्ट पॉइंट क्या किया, P को A से व P को B से मिलाया जो अभीष्ट स्पर्शी है, स्पर्श रेखाएं हैं, अभीष्ट स्पर्श
स्पर्श रेखा है बच्चों। अब आपको हम बताते हैं नापने पर क्या आता है, तो अभी हम नाप कर भी दिखाता हूँ। नापने पर स्पर्शी की लंबाई क्या आता है, तो मैं पहले लिख लूँ स्पर्शी की लंबाई इक्वल टू, चलो नाप के बताते हैं आपको कैसे कितना आ रहा है। देखो बिंदु P से लेकर के बिंदु P 0 पर हम A पॉइंट को लेंगे, 0 जहाँ पठ्यांक है पॉइंट A ले लेंगे और P तक का डिस्टेंस देखो 3 सेंटीमीटर आ रहा है, यानी हमारा स्पर्शी की लंबाई 3 cm होगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा जो 7वां का जो ख था बेटा, इतना आप करोगे तो 6 नंबर पाओगे। इस तरह से आपका जो है पूरा के पूरा जो है पेपर मैंने संपूर्ण हल करके आपको मैंने जो है कि कंटिन्यू दिखा दिया बच्चों। और ध्यान से इस जो भी आपका सन 2022 का जो पेपर मैं संपूर्ण हल किया हूँ, इस पेपर को आप बार बार दोहराइए, क्योंकि इसी पैटर्न पर आपके बोर्ड में आएंगे। बार बार मैं कह रहा हूँ 60 से 70% आपके 100% आना है उसमें, ठीक है। और आप देख सकते हो बच्चों कि मैंने आपको कक्षा 10 यूपी बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2022 का जो विषय गणित था 822 RE जो सेट नंबर था, संपूर्ण हल 1 शॉट वीडियो में हमने किया है बच्चों। तो इस वीडियो को बार बार आप देखें, समझें और अपने मित्रों के बीच जो है शेयर भी करें बच्चों, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी करें, जिससे जो भी नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए क्लास 10th के लिए जो लाने वाले हैं, एक से एक यूनिक जो अनसॉल्व पेपर में आपका यूनिक क्वेश्चन जो है वो मैं पेपर के रूप में संपूर्ण हल के रूप में आपके पास लाने वाला हूं बच्चों। तो इसलिए अधिक से अधिक शेयर करें, अपने ग्रुपों में भी भेजें, उसके साथ साथ आप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें चैनल को, जिसके लिए बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि हम जो भी वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके बच्चों। थैंक यू बच्चों।